क्योंकि जब मैं ये पढ़ाता हूँ कि छत्तीसगढ़िया कैसे सबले बढ़िया, तो मेरा एक सवाल यही होता है कि हम कैसे बनेंगे बढ़िया। वी हैव टू चेंज एंड रियलाइज द थिंग्स। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा कोई उपलब्धि अर्जित करे, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाता हूं कि छत्तीसगढ़िया कैसे सबले बढ़िया, तो मेरा एक सवाल यही होता है कि हम कैसे बनेंगे बढ़िया। टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये मान लेना कि वो ये नहीं कर सकता या वो। मेरा ये मानना है कि चलिए, आप सभी को सुप्रभात। आपने पेपर पढ़ा होगा, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं उससे जुड़ी एक उपलब्धि है। कोई बताएगा हमको? एसएससी में टॉप किया है छत्तीसगढ़ के किसी बच्चे ने। पढ़ा आपने? शुभम अग्रवाल। एंड ही इसको मतलब भारत के सबसे ज्यादा लोग जिस एग्जाम को देते हैं, लगभग 15 से 17 लाख लोग उस एग्जाम को देते हैं। आप कभी दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि एसएससी का माहौल यूपीएससी से बड़ा माहौल नजर आता है। तो आज जब मैं पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंस है या इंडिकेशन इस बात का कि मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा कोई उपलब्धि अर्जित करे, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाता हूं कि छत्तीसगढ़िया कैसे सबले बढ़िया, तो मेरा एक सवाल यही होता है कि हम कैसे बनेंगे बढ़िया जब हम आईआईटी में, आईआईएम में, मतलब उस एग्ज़ाम में या यूपीएससी में, इन परीक्षाओं में जो नेशनल लेवल की होती हैं, यदि हम कोई नेशनल लेवल का अचीवमेंट ही अर्जित नहीं कर पाते तो हमारे मुंह के बोलने से हम बढ़िया थोड़ी बन जाएंगे। तो वेदर इट इज एजुकेशनल फील्ड और हेल्थ फील्ड और रिसर्च फील्ड और आईटी फील्ड और हमारे पॉलिटिक्स को ले लीजिए। कौन बन गया छत्तीसगढ़ से? स्पीकर बन गया हो, बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बन गया हो, प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, क्यों हम में नहीं है क्या हैसियत? तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम नेशनल मंच पर जाकर ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि वो भी कहने को मजबूर हों कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहरहाल आज हम जिस विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं वो यही है कि इस दौरान नई सरकार के साथ एक दिवसीय वैकेंसियों की नई बयार आ रही है या आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये सच है कि अधिकांश विद्यार्थी जो इस तैयारी से जुड़े हैं वो ज्वाइंट प्रिपरेशन जैसे मोड में होते हैं, मतलब दे आर मेनली इन्वॉल्व इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीजीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और पैरेलली एक दिवसीय परीक्षाओं को भी देते हैं, जिनका सिलेबस मोर और लेस एक जैसा हो, थोड़ा बहुत अलग पढ़ना हो। लेकिन एक बड़ी धारा उन, जैसे आपने सुना होगा शुभम के बारे में, वो यूपीएससी दे रहा था, बट बिकॉज ही इज हैविंग गुड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी, ये चीजें थी उसके पास। सीसेट वहां पर भी काफी टफ होता है। पिछले बार यूपीएससी का सीसेट बहुत टफ हो गया था, मैथ्स वाला हमारा भी टफ होता है। तो उसने पैरेलली उस परीक्षा को देने का साहस जुटाया जो जनरली सिविल सर्विसेज के बच्चे देना नहीं चाहते। जैसे 3 परीक्षाएं हैं, बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी। दीज आर नेशनल लेवल एग्जाम्स एंड व्हेन दे आर नेशनल लेवल एग्जाम, जब ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, तो हमारा आधा मनोबल तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं अरे यार हमसे ना होगा, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ स्तर का कंपटीशन चाहते हैं और इसलिए हम लोग एमपीपीएससी जाकर नहीं देते। एमपी वाले सारे आके सीजीपीएससी देते हैं। हाँ, आप में से कितने लोग यूपीपीएससी देने जाते हैं? पर वो भर भर के आते हैं। वो तो भला हो कि हमने 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के रखे हैं, वरना तो हमारा प्री क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाए। और सारे यूपी, बिहार, एमपी और इस समय देश में सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं लोग राजस्थान से। और मैंने ये देखा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं। तो राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, कभी सोचा है हमने कि हम जाकर इन परीक्षाओं को क्रैक क्यों नहीं करते? बिकॉज वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट वी कैन परफॉर्म इन नेशनल लेवल एग्जाम। हमको ये विश्वास, अच्छा सिलेबस सबका वही है। जब यूपी वाला यहां आकर छत्तीसगढ़ पढ़ सकता है, तो आप यहां से जाकर राजस्थान क्यों नहीं पढ़ सकते?
राजस्थान का जीएस पढ़ना होगा ना। अच्छा, कई राज्यों में तो हमारा जैसा नियम भी नहीं है कि 50 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा इतनी टफ हो गई है, सीजीपीएससी में पदों की संख्या इतनी कम हो रही है कि सिर्फ सीजीपीएससी को वो बनाने से काम, भाई मैं तो उन लोगों में से हूं जो दिल्ली आईएएस एकेडमी में कई सालों तक सिवाय सीजीपीएससी के हमने कोई कोर्स, कि मुझे लगता है फोकस्ड होना चाहिए। बट वी हैव टू चेंज एंड रियलाइज द थिंग्स। अब आप इसको प्रोफेशनल बोलिए, आप इसको ये बोलिए कि अच्छा सीजीपीएससी कम हो गया ज्यादा, वो तो आपको सब दिखता है किसमें कम है किसमें ज्यादा है। द थिंग इज कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज म्यूचुअल बेनिफिट में है, स्टूडेंट्स के भी और आपके भी। हम बहुत कठोर हो जाएं, जैसे आप में से कोई तय कर ले मैं सिर्फ आईएएस दूंगा। कई लोग आते हैं ना 12वीं पास कर गए, सीजीपीएससी के बारे में बोला भी तो नहीं क्योंकि मैं कलेक्टर बनने पैदा हुआ हूं। वो 4 साल दिल्ली में रहता है, फिर आके मेरे पास क्या बोलता है, सर स्टेट्स करवाओगे क्या, या दिल्ली में ही मिलके क्या बोलता है, सर 4 साल हो गया प्री नहीं निकला। क्योंकि वो नेशनल लेवल का कंपटीशन है, भले ही 1000 पोस्ट निकले पर बहुत टफ है। हमारा इसलिए टफ है क्योंकि हमारा सिलेबस उससे बड़ा हो जाता है यूपीएससी का, और पोस्ट निकलती है 200-250, और उस 200-250 में भी हमारे यहां महिला आरक्षण भी जोड़ दो। मतलब मैं आपके लिए वो नहीं बोल रहा हूं, यूपीएससी में नहीं है। तो हमारे यहाँ का मतलब है कि वो रिजर्वेशन सिनेरियो जो पॉपुलेशन पे होता है उसको देखते हुए फॉर सर्टेन पीपल तो स्थिति ये होती है कि रैंक 3 आई और डिप्टी कलेक्टर नहीं बने। कौन नहीं बना इस बार? आस्था, हाँ, शी इज फाइटिंग हर केस इन हाई कोर्ट राइट नाउ। 3rd रैंक पर नहीं मिलेगा आपको, सोच रहे हैं आप? तो यदि सिचुएशंस इतनी टफ हो गई हैं, देन हम हो आप हो, हमको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, पैरेलल ऑप्शन, बैकअप प्लान बोल लीजिए, इसके लिए जाना पड़ेगा। हम इतने एरोगेंट और रिजिड नहीं हो सकते, मैं एज अ टीचर और आप एज अ स्टूडेंट, कि नहीं मैं तो या तो ये करूंगा और नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? या मैं मर जाऊंगा तब तक इसी में लगा रहूंगा। थोड़े दिन में घर वाले बुला लेंगे, आपको पीएससी किराना स्टोर खुलवा देंगे, आपकी शादी करवा देंगे। गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही होगा ना। मैं भले ही क्रूड शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन सच बात तो यही है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद घर वाले ये बोलेंगे कि भैया, वो कहेंगे तुमसे और आप कहोगे कि एक मौका और दो। ऐसे ही होगा। तो यदि इन दुष्कर परिस्थितियों से बचना है तो विकल्प क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सीधे ही कोई बड़ा पद नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम एक पद ले लो। और वो पद लेने से 2 चीजें होंगी। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास लाती है, और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्णयन की क्षमता भी लाती है। सो व्हेन यू आर सेल्फ रिलायंट, योर कॉन्फिडेंस विल बी नेक्स्ट लेवल। मोरोवर यू विल बी इन सिचुएशन टू डिसाइड द फेट ऑफ योर फ्यूचर। तब आप घर वालों से कहेंगे आपको पैसे नहीं भेजना है ना, अब शादी के लिए पीछे मत पड़ो। शादी मैं तब करूंगा या करूंगी जब मैं अपनी इच्छा का पद ले लूंगी। तब तक मैं अपना ब्रेड एंड बटर चलाने और आपको जरूरत हो तो थोड़ा तनख्वाह का हिस्सा भेजने में भी सक्षम हूं। इसीलिए अब आप मुझ पर किसी भी रूप में दबाव मत डालिए। और ऐसा कहने की ताकत तभी आ सकती है जब आप एक बेसिक मिनिमम पद अपने पास ले लें। सो आई एम नॉट ऑफ दोज पीपल जो आपसे कहता है कि एक बार कोई पद ले लो और फिर जिंदगी रोक लो। मैं उन लोगों में से हूं जो डिप्टी कलेक्टर बनने यहां आता है, मेरी क्लास में लोगों ने देखा होगा, और उसको जाते जाते कहता हूं कि अगली बार आना और यूपीएससी की पोस्ट के साथ मिलना। तो मैं डिप्टी कलेक्टर बने हुए लड़के से, एक तो मुझसे आके बोला कि सर आप कभी खुश होते हो?
तो मैंने कहा हमारे तो डीपीएसपी में लिखा है जीवन में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जब मैं इस बात से खुश नहीं होता कि कभी 50 बच्चों को 5 से 50 और 50 से 500 और 500 से 5000 बच्चे पढ़ाने मिल गए, तो 50,000 भी हो सकते हैं। तो मैं खुद भी खुश नहीं होता, मैं आपको भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि खुश होने में एक आत्ममुग्धता होती है, और आत्ममुग्धता का मतलब होता है कभी कभी तो लगता है उन्हीं भगवान। ये आत्ममुग्धता आपके विकास को रोक देती है, क्योंकि आपको लगता है कि बस अब इससे बेहतर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इस मंच पर आने का उद्देश्य यही है। आपको ये जानकारी होगी कि इस जो वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आई एम नॉट द टीचर, आई कम हियर, आई टेल यू कि भाई क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या हम बताने वाले हैं, मेरे गाइडेंस में प्रोग्राम चलेगा। कई बार जब पहली बार हमने ये लॉन्च किया तो मुझसे पूछा भी गया कि आप क्यों नहीं। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ज्यादा आता है, मैंने कहा मुझे जैसा आता है शायद वैसा एक दिवसीय परीक्षाओं में उतना काम नहीं आता है। मैं इसको अपनी योग्यता नहीं, सीमा मानता हूं। टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये मान लेना कि वो ये नहीं कर सकता या वो। मेरा ये मानना है कि आप देखिए कोई खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में खेल ले, बहुत ही एक्सेप्शनल होता है कोहली जैसा। अदरवाइज हमारी तो 3 क्रिकेट टीम है, टेस्ट की अलग, वनडे की अलग, T20 की अलग। मोरोवर जब तीनों में खेलता है तो किसी से न्याय नहीं कर पाता, थकान देखो बुमराह हो जाता है, बुमराह समझ रहे हैं आप। तो फिर उसको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई वो कौन सा वाला मैच देश के लिए ज्यादा जरूरी है, ये देशी है तो फिर वो वाला मैच खेलता है, ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ डेडिकेटेड टीम, दोज हु आर स्पेशलाइज्ड देयर। तो मान लीजिए मेरा वर्कलोड स्टेट सर्विसेज में ज्यादा है, सर लोगों का कंपैरेटिवली कम है, सो वी हैव द सेम टीम जो वहां पर भी पढ़ा रहे हैं। बट द थिंग इज कि वो लोग यहां पर जिनका वर्कलोड कम है वो यहां पर इसके साथ जुड़ेंगे, जो व्यापम की क्लासेस हैं उनको लेंगे, ठीक है ना। आपने बहुत सारे सवाल समय समय पर पूछे हैं जिनका जवाब देते हुए मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें जो आपके मन में होती हैं इससे जुड़ी उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके मन में होता है वो बार बार यही होता है कि क्या इसको करने से पीएससी पे असर पड़ेगा। पहला तो यही होता है। और उसके बाद मान लो इसमें नौकरी लग गई तो फिर नौकरी में तो बहुत टाइम जाएगा, तो फिर पीएससी कैसे हो पाएगा। यही 2 सवाल हैं। मैं अपने तर्क से पहले ये 2 जवाब देता हूं जो मेरे सवाल हैं, आपके भी सबके मन के होंगे, फिर आपके छोटे मोटे जितने सवाल हैं उनकी लिस्ट है उनका जवाब देता हूं, ठीक। तो पहला सवाल क्या है कि क्या इसकी तैयारी से पीएससी या पीएससी की तैयारी के साथ ये हो सकता है। मैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए कोई आपको फेक बात कहूं ऐसा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में व्यापम या सीजीपीएससी ने जितने वनडे एग्जाम किए हैं उनके टॉप 10 लोगों के नाम निकाल लो, आप जाके गूगल करोगे उगल देगा, करेक्ट। और ये पता करो कि वो सारे लोग किस चीज की तैयारी कर रहे थे। तो आपको 99.9% लोग वो मिलेंगे जिन्होंने सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, मेंस लिखा है, प्रीलिम्स तो उनका लगातार, क्योंकि वनडे होता है प्रीलिम्स तो उनका लगातार क्वालिफाई होता है, यूपीएससी दे रहे हैं, और लेटेस्ट एग्जाम्पल आज है। तो बेसिक बात यह है कि आप अपने मन में ही अपने आप को यह समझा रहे हो कि नहीं दोनों साथ में नहीं हो सकता। अदरवाइज अभी की परीक्षाएं देख लीजिए, इंडस्ट्रियल वाली परीक्षा है, क्या आ रहा है उसमें, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज मैथ्स। एडीओ की परीक्षा है, क्या आ रहा है उसमें, रूरल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, पंचायती राज, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस। अब ये कोई नई परीक्षा आ रही है एक्साइज आरक्षक, क्या आने वाला है, इंडियन जीएस, मैथ्स रीजनिंग।
अब एक बात बताओ, सीजीपीएससी की तैयारी जब आप करते हो तो तीन चीजें तो उनकी बेस पिलर हैं। इंडियन जीएस 50 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीएस 50 क्वेश्चन, और सीसेट का मतलब हमारे यहां दो ही चीजें हैं, लैंग्वेज 30% और 70% मैथ्स। और जिस लेवल का मैथ्स पिछले 2-3 बार, इस साल तो छोड़ दो, उसके पहले आया है, कई बार तो एसएससी वाला भी शर्माया है। नहीं तो मैंने एक बार, हमारे सर पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा कि सर सीसेट वाला तो थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है ना, कि भाई मैं नहीं पढ़ा रहा हूं गणित, तो मुझे नहीं पता कि लेवल वगैरह क्या होता है। तो उन्होंने कहा सर कई आजकल तो कोई अंतर बचा ही नहीं है, कभी बैंकिंग से कठिन क्वेश्चन पीएससी में पूछ ले रहे हैं, कभी एसएससी से कठिन पूछ ले रहे हैं। तो वो समय गया जब बैंकिंग एसएससी का लेवल ये होता था मैथ्स का, और सीजीपीएससी का ये होता था। अब तो सीजीपीएससी ये है, कभी ये है, कभी ये है। इसका मतलब मैथ्स रीजनिंग जिस मुद्दे पर आपको ये चर्चा चिंता होती थी कि यहां थोड़ा एक्स्ट्रा और ज्यादा पढ़ना होगा, वो वाला हिस्सा भी लगभग खत्म हो गया। तो अब आप ये बताइए कि ये वनडे एग्जाम इज एज गुड एज सीजीपीएससी प्रीलिम्स, करेक्ट है? और यदि वनडे एग्जाम इज एज गुड एज सीजीपीएससी प्रीलिम्स है, तो आप सिर्फ एक कारण से नहीं दे रहे हो वनडे एग्जाम, बताऊंगा तो बुरा लगेगा आपको। पापा को पता चल गया पटवारी नहीं निकला है, तो पापा बोलेंगे तुमसे ना होगा। आपको डर यह है कि यदि ये नहीं निकला तो एक लोग क्या कहें, तो आपने कहा बताने नहीं, तो चुपचाप से दो, किसी दूसरे जिले में जाके दे दो। मैं तो विकल्प बता रहा हूं ना। इतनी ही चिंता है लोग क्या करेंगे की, तो मत बताओ किसी को। रूममेट को पता चल जाएगा, 3 दिन पहले घर चले जाओ, घर को बोलो बिलासपुर जा रहे हैं और रायपुर परीक्षा देके बिलासपुर आ जाओ। बस 2-3 दिन सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। वो आप यदि वैसे हो आज मैं यहां हूं वाले, तो थोड़ा बचना पड़ेगा उससे। ठीक, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहली बार जब स्टेट सर्विसेज की परीक्षा दी थी ना, तो मैं अपने जिले में आके नहीं दिया था। मैंने एक बार, अपना स्टेट एमपी हुआ करता था, मैंने ग्वालियर से दे दिया था। आप जैसे हो, हम भी वैसे ही थे, क्योंकि लगता क्या था यदि स्टेट नहीं निकला तो पापा बोलेंगे तेरे से यूपीएससी। तो सच बात यह है, आप इसीलिए नहीं देते हो, अपने आप को झूठ मत बोलो। दो, और इसका कारण क्या बनाते हो फिर घर वालों को बताने के लिए और खुद के दिल को समझाने के लिए, नहीं नहीं सिलेबस दोनों का अलग है, पैटर्न दोनों का अलग है, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और महान तर्क सुनो, मेरा पीएससी का पेस डिस्टर्ब हो जाएगा। डर गए हो आप, और डर के आगे जीत। सिर्फ और सिर्फ यही कारण, वरना ये सब फिजूल की बात है कि सिलेबस अलग है, ये अलग है, वो अलग है। यदि इतना ही अलग होता तो वही लोग क्यों सिलेक्ट हो रहे होते जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? फॉरमोस्ट बात यही है। और इसके आगे का जो दूसरा डर है आपका, वो ये है कि यदि नौकरी लग गई तो पापा ज्वाइन करवा देंगे, और ज्वाइन करवा दिए तो फिर मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। यहीं से दूसरा, तो वो दो सवाल थे, एक साथ में हो पाएगा कि नहीं, समझ में आया? क्योंकि साथ में ही हो पाएगा। जब आप गहराई से विश्लेषण से पढ़ेंगे तभी ऐसे मैथ्स बनेंगे, तभी ऐसी छत्तीसगढ़, कई बार व्यापम के छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सीजीपीएससी से टफ है, आप अनसॉल्व उठाकर देख लीजिए। इंडियन जीएस के लेवल पर मैं मान सकता हूं कि मॉडरेट होता है, बाकी इंडियन जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, सिवाय इंडियन जीएस के कई बार व्यापम के सवाल मैंने देखे हैं, तीनों में, छत्तीसगढ़ में मैथ्स में भी और लैंग्वेज में भी टफ होते हैं सीजीपीएससी से। तो ये कौन सा गधा तर्क हुआ कि नहीं नहीं मैं हाई लेवल की तैयारी कर रहा हूं? भैया कई जगह तो व्यापम हाई लेवल है। तो सीजीपीएससी की तैयारी के साथ साथ बहुत आराम से हो सकता है, धूमधाम से हो सकता है। और यदि आपको यह डर है कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तो मैंने तरीका बता दिया आपको, चुपचाप से दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए और सारी परीक्षा दीजिए। फिर सिर्फ एक मामला बचेगा आत्मविश्वास का,
क्योंकि ये होगा यदि आपसे मान लो एडीओ नहीं निकला या एसआई नहीं निकला, यदि आप दौड़ कूद रहे हो तो आपको लगेगा यार ये नहीं निकल रहा तो पीएससी कैसे निकलेगा। जब मन में ये दो, आप एक मनोबल की कमी से नहीं दे रहे हो और दूसरा वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वाली कमी से नहीं दे रहे हो। बस यही दो कारण हैं आपके यदि वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हो पीएससी के साथ। तो पहले का तो सॉल्यूशन बताया मैंने। आत्मविश्वास का सॉल्यूशन वही है जो मैंने अभी कहा कि कई बार व्यापम के क्वेश्चंस इस लेवल पर टफ हैं कि वो पीएससी से भी टफ हो जा रहे हैं, मैथ्स में टफ हो जा रहे हैं। तो नहीं भी निकला तो ये मत सोचो कि आप कमजोर हो, ये सोचो कि परीक्षा मजबूत थी। और जरूरी नहीं कि सीजीपीएससी की परीक्षा इसी लेवल पर पूछे, क्योंकि 3 जगहों पर व्यापम के क्वेश्चन सीजीपीएससी से बेहतर भी नजर आ रहे हैं। तो अब आप दूसरे हिस्से में आ गए जो आपसे ये कह रहा है कि नौकरी लग गई तो क्या करेंगे। तो जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था रिसर्च कर लो, मैं दूसरे सवाल के जवाब में भी आपसे कह रहा हूं रिसर्च कर लो। हर साल सीजीपीएससी में 50% सिलेक्शन उनके होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में, करेक्ट, सीजीपीएससी की जॉब में है या किसी अन्य जॉब में। आपका जो जॉब लगेगा उसका वर्क प्रोफाइल, वर्क एरिया उस लेवल का तो नहीं होगा जितना डिप्टी कलेक्टर का होता है या डीएसपी का होता है, उतना तो नहीं होगा ना, या महिला बाल विकास अधिकारी का होता है, क्योंकि आपको तो क्लास 3 वाला पोस्ट मिलेगा मेनली। क्लास 2 एक्सेप्शनल होता है कुछ जगहों पर सीईओ या एडीओ में। जब उस जोनर के लोग पीएससी निकाल पा रहे हैं, लगातार निकाल पा रहे हैं, 1-2 महीना पढ़ के निकाल पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल पाओगे। 50% यहां जो लोग आते हैं आप सुनिए उनसे, यहां तो हर साल सिलेक्ट होके कम से कम 100 लोग मिलके जाते हैं अलग अलग बैचेस में, और उनमें से हमने हमेशा देखा है 50 से 60 लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं। कई बार तो बच्चे डर जाते हैं कि इन्हीं यही फिर परीक्षा दे रहे हैं सारे जितने खड़े हैं, तो हमारा कब होगा। जितना भी आता है उसमें से 2 डिप्टी कलेक्टर होते हैं, और जो डिप्टी कलेक्टर नहीं होते हैं वो सब देते हैं, सबको डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो यहां आकर जितने खड़े हुए 60, 70, 100 लोग, सबने कहा कि अगले साल अपन दोनों भी कंपटीशन कर रहे हैं, और वो देते भी हैं। यानी दूसरी बात भी इस बात से प्रूव होती है कि नौकरी में आने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, यह भी मन का भ्रम है, प्लस हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी कि मक्कारी है कि भाई मैं इतना नहीं कर सकता कि जॉब करूं और जॉब करने के बाद घर आकर फिर 3 घंटा पढूं, क्योंकि जॉब भी एग्जॉस्टिंग होते हैं। पर बड़ा सपना देखने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो लोग जो यहां आकर खड़े होते हैं और हर साल बेहतर नौकरी को पाते हैं, वो इतने कमिटेड लोग हैं कि एक तो उनका बेस बन चुका है अच्छा, कि वो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे ऑफिस जाने से पहले और 2 घंटे ऑफिस से आने के बाद पढ़कर भी परीक्षा निकाल रहे हैं। और इसका कारण है उनका कॉन्फिडेंस। 2 कॉन्फिडेंस आपके प्रश्नों को प्री में सही करेगा और मेंस में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा देगा। एक, कि मुझे अपनी रोटी के लिए पापा के सामने हाथ नहीं फैलाने, आत्मनिर्भर। 2, इस बार नहीं हुआ तो भी मेरी नौकरी तो है। ये बैकअप प्लान, ये बैकअप, ये कॉन्फिडेंस कि भाई मेरी जिंदगी ठीक ठाक तो बन चुकी है, अब मैं बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। उन लोगों से पूछो जिनके मन में ये डर है कि मेरा भविष्य का क्या होगा, और आप में से ज्यादातर लोग जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और ये डर है कि क्या होगा, वो डर डर के परीक्षा देते हैं, मर मर के परीक्षा देते हैं। और वो जिसके पास नौकरी है वो कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देता है, ये सोच के परीक्षा देता है कि ना होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। ऐसे ही कहते हैं ना आपके सर? हाँ, वही कह रहा हूं मैं।
और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देते हैं ना, तो सवाल अपने आप बनने लगते हैं, दिमाग अपने आप चलने लगते हैं। समझ रहे हैं ये बात? तो हर चीज के पीछे साइकोलॉजी है, और जो दोनों सवालों का जवाब मैंने आपको दिया, उनके पीछे भी क्या है? साइकोलॉजी है। नाउ यू मे फील लाइक कि सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। अच्छा, इसमें एडमिशन करवाना है, सोचो भाई, हर किसी के मन में सोच है। मैं कह रहा हूं चलो ऐसा ही है, मैं तो कह रहा हूं चलो ऐसा ही है, पर इसमें आपका नुकसान कहां है? मैं तो ये ऐसी चीज बता रहा हूं जिसमें आपका भी फायदा है, और दुनिया की सबसे अच्छी स्थिति वो है जब हम विन विन को जीते हैं। गलत तब होता है जब तुम्हारे फायदे में मेरा नुकसान या मेरे फायदे में तुम्हारा नुकसान होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके भविष्य का सुरक्षित होना, आपके पास एक बैकअप प्लान होना, आपके पास एक ठीक ठाक नौकरी होना, ये बहुत जरूरी है। आप इनके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि एक, आप अंदर से डरे हुए हो, दो, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तीन, आप मेहनत करने से डरते हो, इनमें कहीं, और इसके लिए आप झूठे झूठे बहाने बनाते हो। सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। सच ये है कि ये सब बातें फेक हैं। कारण तीन ही है: लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग क्या कहेंगे, मुझसे मेहनत नहीं हो पाएगी। मैं आपको अपने इन तीन कमजोरियों को दूर करने के लिए कह रहा हूं, और यदि ये दूर होता है तो आप क्लास करें ना करें, घर पे पढ़ें, किसी और के यहां पढ़ें, यहां पढ़ें, आपके लिए तो बेहतर ही होगा ना। मैं आपको अपनी उन वीकनेसेस से लड़ने कह रहा हूं जिसमें आप डर कर परीक्षा नहीं दे रहे हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अलग से पढ़ो। अब इसी से एक सवाल आता है कि क्या अलग से नहीं पढ़ना पड़ता? मैं कह रहा हूं क्या पढ़ना पड़ता है। अभी की परीक्षा ले लो, एडीओ लेटेस्ट वही आने वाली है, उसमें क्या ऐसा है जो अलग से पढ़ना है? क्या आपको पंचायती राज 25 क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है? यहां पे 22 से 25 क्लास में, उससे ज्यादा पंचायती राज पढ़ना है आपको। उसमें पूरा एक्ट रटो, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी कोचिंग पढ़ाता ही होगा आपको, जहां भी पढ़ते होगे आप। क्या ग्रामीण विकास की योजनाओं के बिना सीजी का प्री निकल सकता है? वो तो निबंध में भी योजना पूछ लेंगे, महतारी वंदन लिखो, गोधन न्याय लिखो। और रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तीन चीजें: वेलफेयर स्कीम्स, पीडीएस सिस्टम, यही है ना, कोऑपरेटिव्स। क्या ये तीनों आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है? तो आप बताइए कि ग्रामीण विकास नया क्या है, पंचायती राज नया क्या है? तो सिर्फ आपको एडीओ के लिए अलग क्या पढ़ना है? आजीविका। इतना बड़ा है आजीविका। अरे 2 दिन उससे बात नहीं करोगे, आजीविका पूरी हो जाएगी। इतना ही टाइम लगेगा सर, इतना ही टाइम लगेगा आजीविका पढ़ने में? 50 पेज के नोट्स होंगे, उतना तो उपन्यास पढ़ लेते हो आप, अच्छा लगता है तो फिर वही बात है, आपके मन में मक्कारी थी तो आपने आजीविका के नाम पर एडीओ को बाहर कर दिया और बोला मैं ये वाली परीक्षा। तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं दे रहे हो, उसमें बहुत सारा अलग सिलेबस है। अब मम्मी को बेचारी को क्या समझ पा, मैं मम्मी से मिलूं तो समझाऊं कि आपका बच्चा कितना मक्कार है। तो आपने आजीविका के सर पर ठीकरा फोड़ दिया। करेक्ट है? अरे वो भी नहीं होता तो हम हैं, कई और हैं, वो आजीविका ही पढ़वा दे रहे हैं, उतने में जितने में आप 2 पिक्चर देखते हैं उतना ही खर्चा हो रहा है ना। खुद से ना हो रहा तो 1 घंटा आके बैठ जाओ, यहीं आजीविका हो जाएगी और आगे की आजीविका लग भी जाएगी। तो फिर क्या कहेंगे, नहीं नहीं वो वाला टाइम तो मेरा सोने का है, उस समय कैसे, दोपहर का टाइम है, मैं कैसे 2 बजे आऊंगा। तो सारा खेल यहीं का है बॉस, आप इस बात को समझो और अपने मन की इन सीमाओं को तोड़ो और इन परीक्षाओं की तरफ भी दौड़ो। क्योंकि यदि भविष्य सुरक्षित हुआ
तो फिर बड़े सपने और बड़े सपने और बड़े सपने बार बार आएंगे। आजकल मैं बार बार कहता हूं, पहले रोटी, फिर घी लगी रोटी, फिर नान खा लेना, ठीक है ना? नहीं, मैं तो सीधे नान ही खाऊंगा, तो ना हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? और आपकी किस्मत में जो है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उस किस्मत का रास्ता जिस मेहनत से होकर जाता है उस पे तो चलना पड़ेगा ना। और मेहनतों से किस्मत बदलते हमने सबको देखा है। मेहनत से ही किस्मत, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका नहीं होता वो मेहनत नहीं करता, लेकिन जो मेहनत करता है उसका कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। अब मैं ही उदाहरण हूं, मान लो, और मेरे जैसे हजारों उदाहरण हैं। ठीक, आपके इस समय सबसे बड़े रोल मॉडल विकास सर उदाहरण है। इफ नॉट आईएएस, then many IAS are willing to have one glance of him. So there are many examples. माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, आप इतने एग्जाम्पल्स देखेंगे कि मेहनत जिसने भी की है वो कहीं भी और कभी भी बेकार नहीं हुई है। हमारा कोहली देख लो, कितना अभी हम बुराई करने लगते हैं, हम जितनी बार उसको खारिज करते हैं वो हमको खारिज करके फिर खड़ा हो जाता है। राख से उठना इसी को कहते हैं। अभी तो राख ही हो गया था वो, और फिर उठा पाकिस्तान मैच में बवंडर बन के, कल फिर बवंडर मचाया। करेक्ट है। मैं क्रिकेट वगैरह सब चीजें देखता हूं, क्रिकेट, फिल्में, ये वो, मेरी लाइफ में यही है। मैं मोबाइल पे नहीं हूं ना, तो मेरे पास बहुत समय है जिंदगी में। जिसके पास मोबाइल है उसके पास समय नहीं है। तो मैं पेपर भी पढ़ लेता हूं, मैं मैच भी देख लेता हूं, मैं फिल्में भी देख लेता हूं, बहुत सारी चीजें कर लेता हूं, और दोस्त भी कम है। दो चीजों से समय नहीं बचता, और अब उसकी उम्र रही नहीं। आपकी तो दो चीजों में समय खत्म हो जाता है ना। आपका समय खत्म होने के दो कारण हैं, एक मोबाइल, और एक मोबाइल से लगा हुआ दूसरा पक्ष। तो ये दोनों को छोड़ना है 2-3 साल के लिए, एक मोबाइल को और मोबाइल की दूसरी तरफ बैठे हुए व्यक्ति को, है ना? क्योंकि जब आप उसको मोबाइल से ये खबर दे दोगे 2-3 बार कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उसके दूसरे मोबाइल पर किसी और की घंटी बज उठेगी। समझ गए? कट जाएगा। आप लोगों का भी कट रहा है आजकल। ऐसा मत सोचो कि इन्हीं का, ठीक है? तो ऐसा दुखी होने से अच्छा दोनों से दूर रहो, मोबाइल से भी और मोबाइल के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति से भी। 2-3 साल दूर रहो, उसके बाद मोबाइल ही मोबाइल, लोग ही लोग। फिर चुन लेना कौन सा चाहिए, मोबाइल भी और दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति भी। चॉइस मिलेगी तब, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अभी तो यह है भगवान का प्रसाद है, जो मिला अच्छा, है ना? तो चॉइसेस रहेंगी आपके पास। तो इन दोनों से दूर रहना है। मैं हर क्लास में, हर जगह बार बार कह रहा हूं, सिलेक्ट होना है तो मोबाइल बंद करके पढ़ना है। सिलेक्ट होना है तो सोशल मीडिया से यथासंभव दूर रहना है, और सिलेक्ट होना है तो तथाकथित प्यार मोहब्बत से भी दूर रहना है। मैं बार बार कहता हूं, आप बार बार नहीं मानते हो, इसलिए बार बार आते हो फिर सुनने के लिए। तो ये तीनों चीजों को करिए, और वनडे एग्जाम्स को सीरियसली लीजिए। इसलिए लीजिए क्योंकि सुरक्षित भविष्य से बेहतर भविष्य की राह बनती है। सुरक्षित भविष्य से आगे बेहतर भविष्य की राह बनती है। ठीक, बहुत अन्य जो सवाल हैं उनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूं, लेकिन मैं तो बोल बच्चन के लिए आया हूं। बाबा, टेक्निकली आप क्या क्या पढ़ोगे,
कैसे कैसे पढ़ोगे ये आपको पढ़ना चाहिए। पीएससी के साथ इंडियन जीएस कैसे तैयार हो, सीजीजीएस कैसे तैयार हो, मैथ्स और रीजनिंग कैसे तैयार हो, इस बारे में आपको इंसाइट सर लोग देंगे। मैं पहले आपको जानकारी देने के लिए आया। ये इसको समझिएगा आप। इसमें फोटो मेरी क्यों लगाए यार? ठीक है, और इतना मोटा नहीं रहा अब मैं, नहीं ना, है ना? फोटो बदल लें, आप आज वाली लगाओ, है ना? अच्छा, इन लोगों का कहना है इससे अच्छे ना दिख पाओगे आप, तो यही वाली रख लो, पुरानी वाली। ठीक है, चलो। ये हम जो बोलते हैं इसको मैंने लिखा, बार बार बोलता हूं। ये जो कोर वैल्यूज है ना, इसमें मैंने एक बात की है, मैं सही में दिल से मानता हूं कि ये हमको करना चाहिए। पता नहीं आप कितना मानेंगे, नहीं, आजकल ना बहुत सारी एथिक्स रहे नहीं है, तो ये है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर 21st सेंचुरी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अधिकारी बनाना उद्देश्य नहीं है, एक जिम्मेदार अधिकारी बनाना उद्देश्य है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि भगवान के बाद यदि किसी में ताकत है इंसान की जिंदगी को छूकर बदलने की, तो वो ब्यूरोक्रेट में। मोदी जी पॉलिसी बनाएंगे, उसको उज्ज्वला, आयुष्मान और महतारी वंदन जनता तक कौन लेके जाएंगे? आप। तो यदि जिम्मेदार अधिकारी हुए तभी जिम्मेदार और बेहतर देश बनेगा। और इसलिए यदि आप हमारे साथ क्लास करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं कि देखो, हर कोई आटे में नमक मिलाता है, पर ये जो नमक में आटा मिलाने लगे हैं ना, अब तो जुडिशरी में भी देख रहे हो आप, ये बहुत खतरनाक हो गया है। तो जिम्मेदार अधिकारी बनिए, जिनकी जिम्मेदारी हमारे यहां उल्टी होती है, पहले खुद के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, फिर राज्य के लिए। मैं कह रहा हूं उल्टा करो, पहले नागरिकों के लिए हो, राज्य के लिए हो, अपने लिए भी हो, लेकिन एक बैलेंस बनाकर रखिए। ठीक? और ऐसा करने की प्रेरणा जिनने दी थी, हम उन्हीं के साथ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, युवा दिवस 12 जनवरी, व्हेन वी फाउंडेड दिल्ली आईएएस। उन्होंने कहा था युवाओं की ऊर्जा भटक रही है। जब मेरी भटक रही थी मैंने सुनी नहीं उनकी बात, मेरी भी भटकी। पर जब मैंने ये संस्थान बनाया तो मैंने कहा कि जो मुझसे भी गलतियां हुई हैं मैं उनको ईमानदारी से बताऊंगा और कहूंगा आप मत करना। क्योंकि जितना दुख, तकलीफ, पीड़ा, संघर्ष मैंने सहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी सहे और आप सब मेरे बच्चे हो, आप भी सहो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत दुख, लेकिन लड़ाई तो सबने लड़ी है ना अपने अपने तरीके से। कुछ की 12th फेल बनी, कुछ की नहीं बनी, पर 12th फेल सबकी है और सबकी अपनी अपनी लंबी कहानी है। ठीक है, कुछ को बतानी है, कुछ को छुपानी है। तो मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप करो जो कई लोगों ने की हैं, और उस पीड़ा से, दुख से, संघर्ष से आप गुजरो। और उसका कारण वही था जो विवेकानंद जी ने कहा था कि ऊर्जा भटक रही है। उस समय भटकने के तरीके वेस्टर्नाइजेशन था, पश्चिम का आकर्षण था, अंग्रेजी का आकर्षण था, राष्ट्रभक्ति का अभाव था। अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक, पोर्नोग्राफी है, अश्लीलता है। लेकिन भटकाव की चीजें तो तब भी थी और अब भी थी। तो उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण में लगाओ। मैं कह रहा हूं भविष्य निर्माण, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भविष्य निर्माण में लगाओ। अपनी ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाओ, अपने भविष्य के निर्माण में लगाओ। तुम्हारा बनेगा तो सबका बन जाएगा, देश का भी बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और इसीलिए उस ढंग से कोशिश की जाती है। बाकी इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एजुकेशन भी अब व्यवसाय है, और दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और रोटी कमाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो व्यवसाय तो है, इसको कौन डिनाई करेगा। कोचिंग है, व्यवसाय है, 100 लोग काम कर रहे हैं, एक सिस्टम है जिसको रन करना है। देश को चलाने का भी बजट है, संस्थान को भी चलाने का बजट है, मेरे घर को भी चलाने का बजट है, कल को आपका भी बजट होगा। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। वी ट्राई एंड प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा। और मैं कह रहा हूं मेरी बात से मत मानिए, आप जाइए दिल्ली, कोटा घूमकर आइए कि क्लासरूम फैसिलिटीज या बिल्डिंग्स कैसे होना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन होना चाहिए, चीजों वगैरह को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, ये जानकारी के लिए है। ठीक, मैंने आपको बताया
I'll not be the teacher. I'll come time to time when the one day exams will be there. Basic syllabus will be covered by these three people. ठीक? Wherever basic जो हम बताने वाले हैं, जो basic course होगा उसमें maths, reasoning, आपका छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस, ये तीन ही होगा. लैंग्वेज की क्लास, कंप्यूटर की क्लास या आजीविका की क्लास या किसी और की क्लास तब अलग से लगाई जाएगी जब उसकी जरूरत होगी. ये आपको और सर एक्सप्लेन कर देंगे. पर बेसिक कोर्स इंक्लूड थ्री थिंग्स जो इसेंशियल हैं और जो बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, सीजीपीएससी, वनडे सब में आते हैं. इंडियन जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग. समझ गए? वनडे एग्जाम के लिए नोट्स बनाए जाएं या बुक से ही पढ़ा जाए? घर से बुक से पढ़ा जाए. क्लास में जो लिखवाया जाए वही नोट्स है. घर में नोट्स कभी नहीं बनाया जाए. समझ में आ गई बात? घर में जो बुक पढ़ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, उसमें अपना नोट कर लो और क्लास में जो बता रहे हैं वही नोट्स हैं. नोट्स बनाने की बजाय क्वेश्चन सॉल्व करें. वनडे एग्जाम के लिए रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए. समझ गए? तो नोट्स बनाने का टाइम किस में यूज कीजिए? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एक नोट्स बनाओ. उस नोट्स को मैं कहता हूं करेक्शन कॉपी. उस कॉपी में लिखो, इस परीक्षा में ये प्रश्न आया था जिसका मैंने ये जवाब दिया था ये सोचकर, लेकिन इसका ये जवाब है इस तर्क के साथ. समझे क्या बोला मैंने? उस कॉपी में, नोट्स कॉपी नहीं, करेक्शन कॉपी में वन लाइनर लिखते जाओ कि ये परीक्षा, ये सवाल आया था जिसका मैंने किस चीज की लाइन लिखनी है, जो सही हो गया या जो गलत हो रहा है? गलत. क्योंकि हमारी कई बार बार गलत होते हैं. तो ये सीजीपीएससी प्री देना हो या कोई भी वनडे एग्जाम देना हो, एक करेक्शन कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप जितने सवाल गलत होते जाएं उसका कारण लिखो कि मेरे दिमाग ने ये गलती की थी तो ये आया था, जबकि इस मेरे दिमाग में लॉजिक ये होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये है. कई जगह ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फैक्ट है. तो आपने भाई मेरा ये फैक्ट गलत था, इसका आंसर ये है. वन लाइन भी हो सकती है, टू लाइन भी हो सकती है. ऐसी कॉपी एग्जाम के पहले जहां मिलेगी जहां आपने 5000 ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं, इसका मतलब आपने 5000 गलतियां अपनी एक एक करके ठीक कर ली. इसको रिवाइज करके जाओ कि भाई ये परीक्षा सही जो हो गया है उसको तो आप, जो आपके पास है वो कभी गलत होगा ही नहीं. गलत वो हो रहा है आपसे जो बार बार हो रहा है क्योंकि आपका तर्क गलत है, फैक्ट गलत है. उसको करेक्ट करने वाली चीज होनी चाहिए. मैंने लाइफ में कोई वनडे एग्जाम फेल नहीं किया. मैं पहले साल से, मैंने 3 महीने में यूपीएससी प्री निकाला था. मैं इसी मेथड से चला था. तो जो टेस्टेड ट्रायल मेथड है मैं वो बता रहा हूं. मेंस में भी इट इज ऑल अबाउट राइटिंग स्पीड दैट फेल्ड मी. तो मैं उसकी भी बात करता हूं जब मेंस की बात होती है कि आपको स्पीड पर बहुत काम करना पड़ेगा. तो मैं ये बार बार कह रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिविटी विथ मी. तो वनडे एग्जाम के लिए ये आइडियल स्ट्रेटेजी है, दैट इज प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. पीवाईक्यूज हो, टेस्ट सीरीज के हो, अदर्स के हो, जितना क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का एग्जाम है, नॉलेज का एग्जाम नहीं है, क्रिएटिविटी का भी नहीं है, गोला पाड़ना है. ठीक है? 1 ईयर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए 1 ईयर स्ट्रेटेजी 2 ईयर स्ट्रेटेजी का मतलब नहीं है, ये 1 ईयर का टाइम भी नहीं देते हैं आपको. 2 महीने में परीक्षा हो जाती है. कोई स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए. जो सीजीपीएससी की स्ट्रेटेजी चल रही है या आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की चल रही है, यूपीएससी किसी बड़ी परीक्षा की, उसको चलने दीजिए. जो परीक्षा आती है उसके 2 महीने पहले से 2 घंटे, आपके मान लो 8 घंटे पढ़ते हो तो 6 कर लो, इस परीक्षा के लिए अलग रख दीजिए. ऐसा ही है तो 1 घंटे दौड़ो, फिजिकल है. और 1 घंटे, अब जैसे एडीओ है तो एडीओ पढ़ लो, आजीविका पढ़ लो. जो अलग सिलेबस है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, कुछ है, 1 घंटा उसके लिए रखो. जैसे ही डिक्लेयर होता है 1 घंटा वो करो. इतना करना भी मोर देन सफिशिएंट है. बाकी सब मन का भ्रम है. और अपने रेगुलर टाइम टेबल को ही फॉलो करो. ऐसा करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा. क्या? बैलेंस. समझ गए? ठीक. ये एक्साइज कांस्टेबल आया है सर, इसको डिटेल में बता देंगे. मेरी जानकारी में इसमें मेरे ख्याल से इंडियन जीएस है,
ठीक है, सीजी भी है, तो इंडियन सीजी जीएसई है, उसके साथ मैथ्स होगा, तो उसमें अलग से क्या करना है। ठीक है, बस यही है कि आपको यदि सिलेबस एकदम सेम है तो 2 घंटे अलग पढ़ने की बजाय 2 घंटे क्या सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस। वो सीजीपीएससी प्री की भी तैयारी हो रही है आपकी, क्योंकि अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो मोर और लेस, मैंने कहा सिर्फ इंडियन जीएस में लेवल थोड़ा नीचे है, बाकी सब जगह तो लेवल कहीं भी हो सकता है, एट पार भी और अबव भी। ठीक है, बिगिनर्स कैसे पढ़ाई करें ताकि जल्दी से अपना गोल अचीव कर सकें, यही तो कह रहा हूं बेटा शुरू से। तो बिगिनर्स हो लेटर्स हो बात नहीं है, सबका तरीका वही है कि एक सिलेबस के साथ चलिए। मेरा तो बहुत सिंपल है, यदि आप क्लास कर रहे हैं तो पढ़कर आइए, यहां अच्छे से बनाइए, घर जाकर रिवाइज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके अलावा सब माया है, इसके अलावा सब उन सीनियर्स का गाइडेंस है जिनका खुद का 20 साल से नहीं हो रहा। जबरदस्ती आपका दिमाग घुमाने के लिए उन यूट्यूबर्स का गाइडेंस है जिनके पास कोई और काम धंधा नहीं है, सब बेकार है। यही पढ़ाई का तरीका है, इसके अलावा सब मोह माया है। यहां खड़े होकर ज्ञान देना हो तो यहां मैं रहूं या यूट्यूब पे कोई और रहे, अपना अपना देता रहता है। पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़कर आओ, नोट्स बनाओ, नोट्स मतलब क्लास में जो बनता है, या घर में बनता है तो घर में रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सिलेबस पूरा करो, परीक्षा दो, नौकरी लो। इतनी सिंपल सी चीज को आप लोग मानते ही नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि कोई भभूत निकाल के देगा। और इसलिए आज भी 20 साल से मैं देख रहा हूं, कोई मेरे पास आता है, सर थोड़ा सा गाइड कर दो। थोड़ा सा क्या होता है, यही है गाइडेंस। तुम क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा क्या होता है। ठीक, कोई भभूत है ही नहीं इसकी, वही रास्ता है, जो सही से चलेगा वो पास हो जाएगा। बैंकिंग की तैयारी साथ में कर सकते हैं, मैंने बताया है, लेकिन यहां पर मैथ्स का लेवल किस ढंग से होगा। और बैंकिंग है तो बैंक के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं बैंकिंग 2 दिन ज्यादा पढ़ा देता हूं, 1 दिन, और उसमें डिटेल में बता देता हूं। तो उसमें क्या हो सकता है सर, आप अभी चर्चा कर लीजिएगा। ऐसा बोलते हैं कि मेंस की तैयारी करने वाले व्यापम क्वालिफाई नहीं कर पाते, एकदम बेकार बात है। मेंस की तैयारी करने वाले पहले प्री की तैयारी करते होंगे, मेंस डायरेक्ट नहीं होता, ये पता है ना, समझ गए। तो सिर्फ मेंस की तैयारी करने वाला तो वैसे ही गधा है, क्योंकि जब तक प्री निकलेगा नहीं, मेंस देगा कैसे। और कह रहे हैं सीजी में, अब देखो कितना विरोधाभास है, जो सीजी मेंस की तैयारी करता है उसी का सीजी प्री निकलता है। एक तरफ आप ये बोलते हो, फिर कह रहे हो जो सीजी मेंस की तैयारी करता है उसका व्यापम नहीं निकलता है, और फिर आप कह रहे हो कि सीजी प्री और व्यापम एक जैसे हैं। अब गणित लगा लो सर आपके गणित के हिसाब से। कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, कितना सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सोच के देखिए आप। तो यानी ये वाली बात बिल्कुल मिथक है। भारत का इतिहास याद नहीं होता, ज्यादा फैक्ट है, क्या करूं, याद करने की कोशिश मत करो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पहली क्रश का नाम आपको याद रखना पड़ा या याद रह गया? दोनों के? अच्छा उसके पापा का भी याद होगा, मम्मी का भी, भैया का भी, चाचा मामा ताऊ का भी, उसके रिक्शे वाले का भी। क्यों याद हो गया? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। हर वो चीज जिसमें हमको मजा आता है या हमारा इंटरेस्ट होता है अपने आप याद हो जाती है। तो किसी भी चीज के याद नहीं होने का कारण यह है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, इसको इमेजिनेशन मेथड कहते हैं। तो कभी क्रिएटिविटी मेथड से सोचिए, हिस्ट्री की कोई चित्र है तो उसको चित्र बनाइए, देखिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होता है तो मोहनजोदाड़ो पढ़ाना होता है, तो मैंने कहा नर्तकी की मूर्ति मिली, वहां से पुजारी का सर मिला, अन्नागार मिला, स्नानागार, तो मैंने कहा आंख बंद करो, सोचो। एक सुंदर नर्तकी सफेद कपड़े पहनकर टब में नहाने जा रही है,
ठीक बाहर से जैसे ही निकल रही है तो अन्नागार से गुजर रही है, उसके शरीर पर अन्नागार के अन्न लिपट गए। पुजारी उसके सामने आया तो उसने उसी को झड़ाकर भिक्षा दे दी। अब देखो सारे पात्र याद हो गए, आप जिंदगी में ना भूलोगे, हो गए ना याद। ठीक, चन्हू दड़ों में लिपस्टिक, मनका, चूड़ी और कुत्ता का, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता मिला। तो मैंने कहा जब इतना तैयार होके जाएगा तो लड़के पीछे पीछे जाएंगे। अब बताओ याद हो गया। लिपस्टिक, चूड़ी, मनका लगाकर कोई जा रहा है, पीछे से कोई आ रहा है। पिक्चर बनाओ दिमाग में, बन गई। तो हिस्ट्री ऐसे ही याद होती। मैं तो एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अब हम क्रिएटिव नहीं होंगे तो कैसे याद होंगे, सोच के देखिए आप। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजीज टेस्ट सीरीज, इसके बारे में सर बताएंगे। यदि एक अधिक परीक्षाएं एक ही महीने में हो, सभी को देना चाहिए या किसी एक पर फोकस करना चाहिए। सिलेबस बहुत अलग हो तो अलग अलग दे सकते हैं, वरना मतलब एक को दे सकते हैं, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि सबको देना चाहिए। प्री के सिलेबस के लिए क्या सीजीपीएससी व्यापम का कोर्स हो सकता है, इस पे हमने चर्चा कर ली है। इफेक्टिव प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर डिफरेंट व्यापक, ये मैंने बताई है। एग्जाम के नजदीक ये सारे लगभग सवाल मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ रह जाएगा तो सर आपको बता देंगे। ठीक है, ये लगभग वही बातें थी जो मैंने देख ली थी। ठीक है, व्यापम की कोई वैकेंसी आ जाए तो पूरी नहीं हुई है तो क्या करें, सीजीपीएससी करें, दोनों दें। समझ में आ गई बात। इन सब के जवाब दे दिए मैंने, सर एक एक करके इनको सवाल बता दीजिएगा। फिर बेसिक कोर्स 7 से 8 महीने, लेकिन लगभग 9-10 महीने लग जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाना तो पूरा है जितना पीएससी में है, तो इसमें कम होता नहीं। दूसरी बात, वी आर द पीपल जो 4 घंटे पढ़ाते हैं व्यापम। पीएससी की क्लास के लिए भी हम बदनाम हैं 3 घंटे, पर व्यापम में कितने घंटे होती है, लगभग 4 घंटे। और इस बार तो हमने शुरू किया है, आगे चलकर हो सकता है हम आपको 7 बजे करें जैसा है। अभी तो कल से हम कोशिश करेंगे आपको 6:30 बजे बुलाएं। पहले गर्मी में जल्दी उठ के बताओ, समझ में आ रही बात। तो मैंने सर से कहा है कि 10-15 दिन कोशिश करो कि सुबह 6:30 बजे से मैथ्स पढ़ने के लिए आओ। तो कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाए आप। ठीक है, इनके लिए अलग से आपको बुक सेट मिलेगा, चीजें मिलेंगी, इनकी किताबें अलग से बना दी गई हैं। कुछ किताबें लैंग्वेज की, कंप्यूटर्स वगैरह की, वो एक्स्ट्रा, भले ही सिलेबस यहां पर करें ना करें, उस एक पूरे सेट के साथ दी जाती हैं, वो सर आपको बताएंगे। अब ये जो सिलेबस है उसकी साइकिल, आपको उसमें कंटेंट कौन कौन से होंगे, उसकी साइकिल कैसे पूरी होगी, किस सीक्वेंस में क्लासेस होंगी, टाइम टेबल कैसे दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस होंगी, इसका भी मॉड्यूल हमने बनाया है। ये क्लासेस का टाइम टेबल आपको मिलेगा टेस्ट के साथ। किताबों की लिस्ट आपको अलग से मिलेगी, युवाचार समाचार इससे कैसे एसोसिएट होगा, ये सारी बातें इसमें अलग से। इसकी व्यापम की किताबें छत्तीसगढ़ की अलग से डिजाइन की गई हैं। तो ये सारी बातें आपको मैथ्स, रीजनिंग और उसके बारे में सर बताएंगे। बाकी नाच गाना इवेंट हमारे जो होते रहते हैं वो लोगों को पता है, इसमें जिसको ज़्यादा रुचि हो सर बता दीजिएगा आप। ठीक है, मतलब ये टीचर्स डे और बाकी फंक्शंस वगैरह की बातें हैं जो हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये खंड आधारित जानकारियां हैं। मैंने एक बार सारी स्लाइड इसलिए घुमा दी ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद ये जो परीक्षाओं की एक लिस्ट मुझे कहीं मिली थी, आप लोगों को भी मिली होगी, पेपर में मिली थी, ये आने वाली हैं, तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। I'll hand over to you sir, आप एक एक करके स्लाइड्स देखिए, बताइएगा, देन I'll be here। कोई समस्या हो तो इंस्टीट्यूशन हमारा है, सो जिम्मेदारी भी हमारी है, आपकी कोई भी समस्या हो तो I'll always be there। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आप सभी को नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स और रीजनिंग, और सर ने जैसे कहा कि बहुत से विद्यार्थी, छत्तीसगढ़ में एक समस्या है जो हमें भी देखने को मिलती है, यहाँ के विद्यार्थी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स, खास करके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उसमें उनका परसेंटेज कम है।
और एक बहुत अच्छी बात आज आपको न्यूज़ मिली कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी ने टॉप किया है इंडिया में। तो इससे सीखने की क्या बात है कि विद्यार्थी कहीं का भी हो, अब उसे मुख्य ये बात ध्यान रखनी कि किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और जब हम मंडे एग्ज़ाम की बात करते हो, जैसे सर ने कहा T20, तो T20 का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का स्पीड टेस्ट है। जैसे रेलवे की हम बात करें, 90 मिनट आपको मिलते हैं, Tier 1 100 क्वेश्चंस, Tier 2 90 मिनट 120 क्वेश्चन। और फिर मामला ये होता है कि उस पेपर को हमको कैसे क्रैक करना है। पूरा पेपर भी बना के आना, ये भी रणनीति नहीं होती। यानी स्मार्ट अप्रोच ये है कि वहां पर आपके वो प्रश्नों को देखकर ये समझना जरूरी है कि वो प्रश्न आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, और ये प्रश्न कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो महत्वपूर्ण बात है कि प्रैक्टिस। और मैथ्स सबसे ज्यादा जो आपसे मांगता है वो मांगता है अभ्यास। क्योंकि 10 तक की मैथ्स जो है वो फंडामेंटल मैथ्स है। हम ये कह सकते हैं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, CGPSC है, UPSC है, व्यापम है, जो उसका फंडामेंटल है, बेसिक है, वो कक्षा 10वीं तक की गणित है। और आपने सभी ने क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़ी है। अब समस्या ये है कि 10th के बाद जो बीच में गैप आया, भाई स्ट्रीम चेंज हुई, किसी की स्ट्रीम मैथ्स ही रही, उसने इंजीनियरिंग की, किसी ने बायो लेते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नीट दिया, किसी ने हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड में गया, कोई ह्यूमैनिटीज में गया। तो यहाँ स्ट्रीम तो चेंज हुई, तो इसको एक आप अपना कारण बना के चलते, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ इसलिए मेरा मैथ्स कमजोर है, चूंकि मैं बायो ले लिया था, ले ली थी, इसलिए मैंने 4 साल 5 साल मैथ्स नहीं पढ़ा, इसलिए मेरा मैथ्स कमजोर है। लेकिन जो एग्जाम की मैथ्स वो ये नहीं चाहती, 10 तक की मैथ्स है। हाँ, गैप जरूर आया क्योंकि 4 से 5 साल जब आपने नहीं अभ्यास किया तो कोई भी चीज़ आप भूल जाते जिसका आप अभ्यास नहीं करते हैं। तो मैथ्स ये मांगता है कि आप प्रतिदिन डेली रूटीन में उसको सम्मिलित कीजिए, 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर, और ये समय सीमा हम बताते हैं क्लास के हिसाब से आपको निर्धारित करनी है। फिर चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इसमें बहुत से खंड ऐसे हैं जो आपको कॉमन खंड मिलेंगे। किस खंड में, जैसे हम यदि सेक्शंस पे बात करते हैं, मैथ्स के खंडों पे यदि बात करें, तो कि सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हमारा होता है, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हमें ये बेसिक चीज़ें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। और जब आप देखते हो तो इवन UPSC भी सिंपल से क्वेश्चन पूछती है। भाई जैसे अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए, कि फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब प्रश्न तो सरल था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी को तो पहले यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। उन्होंने 1 से 100 पूछा, सपोज 1 से 50 के बीच आ गए, 1 से 10 के बीच आए, तो बेसिक है कि हमें पहले यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स, यानी मैथ्स में हमें कैलकुलेशन पर तो ध्यान देना ही है, एडवांस मैथ्स पे ध्यान देना ही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, बेसिक्स। कि जिस विद्यार्थी का यदि बेसिक कमजोर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मैथ्स को यदि अच्छा कर रहा है तो जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ये भी कह सकते हो क्लास 5th तक की मैथ्स, फंडामेंटल मैथ्स, कि नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमें समझ में आना चाहिए कि किस भिन्न को क्या कहेंगे, कैसी संक्रियाएं होंगी। और मैथ्स की प्रैक्टिस के साथ साथ प्रतिदिन 15 से 20 मिनट स्पीड पे वर्क करना है। स्पीड मतलब समझ रहे हैं, जैसे सिंपल से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बुरा लगता है हमको, क्लास में पूछते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें 20 तक का पढ़ा याद है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। मामला समझ में आ रहा है? अब यहां 20 तक के पहाड़े के पूछने का क्या उद्देश्य है? हर विद्यार्थी ने अपनी किसी न किसी क्लास में 20 तक का पहाड़ा याद किया है, लेकिन अभी याद नहीं, क्यों? प्रैक्टिस में नहीं है। स्क्वायर, 20 तक के वर्ग किसी भी एग्जाम की बेसिक डिमांड है। अभी तो वर्तमान में आप देखो तो जो 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड पे ओलंपियाड्स होते हैं, NTSC होता है, नवोदय का एग्जाम है, साइंस क्विज है, नेशनल साइंस अचीवमेंट क्विज है, मैथमेटिकल ओलंपियाड्स हैं, वैदिक मैथ्स ओलंपियाड्स हैं,
फिफ्थ के स्टूडेंट जाते हैं, कई बार हम जजेस बन के जाते हैं उसमें, फिफ्थ में, 10th में, 12th लेवल पे, तो उनका जो फंडामेंटल मैथ्स से बड़ा शार्प होता है, माइंड में कैलकुलेट करते हैं। आपने सुना भी होगा वैदिक मैथ्स, तो वैदिक मैथ्स यहाँ पढ़ाया जाता है आपको क्लास में, लेकिन वैदिक मैथ्स को हैबिट में लाना है तो प्रतिदिन 15 मिनट आपको वर्क करना है अपने बेसिक एक्सरसाइज पे, यानी पहाड़ा देख लीजिए, वर्ग देख लीजिए, गुणा करने की जो प्रक्रिया है। भाई मैथ्स में बेसिक 4 ही ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें बेसिक इसकी टेक्निक इंप्रूव करनी है। साथ ही साथ ये दिख रहा है आपको जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल, कहां तक की याद होनी चाहिए? कम से कम 20 तक के मिनिमम। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं सर्ट्स एंड इंडिकेट यानी एक्सपोनेंट, जैसे अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था सी सेट में कि यदि हम बात करें तो भाई 11 का स्क्वायर सभी को याद होगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक अंक से यदि एक अंक की पुनरावृत्ति 9 बार कर दी जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना सी सेट में यूपीएससी के, और उसका आपस में गुणा किया जाए। आपस में गुणे का मतलब वर्ग निकालना। इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ इट मींस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। किसी संख्या का यदि खुद से गुणा किया जाए तो क्या कहलाता है? वर्ग। अब यदि 11 का वर्ग आपको याद है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई पूछे 111 का वर्ग, तो यहां पे कुछ मैथमेटिक ट्रिक्स होती हैं। जैसे अब यदि संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो 1 कितने बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 एंड रिवर्स ऑर्डर 2 1। यदि 1 यदि 4 बार रिपीट हुआ हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 एंड रिवर्स 3 2 1। अब जिस विद्यार्थी को पता है कि ये प्रोसेस होना है तो इस नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार रिपीट हुआ, रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1। और यूपीएससी ने पूछा था इसका योगफल क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द आंसर। तो आपसे यदि कोई पूछे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी 1 से 10 तक के जो अंक हैं उनका कोई योगफल करने को कहे आपको, तो कुछ चीजें जो अभ्यास से हैबिट में आ जाएंगी आपके, कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 होता है, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योगफल 45 होता है। तो जब हमें यह पता है कि दिस सम इज 45, तो यहां से यहां तक 45 हुआ, और अब 1 से 8 तक को जोड़ोगे तो 45 से 9 कम कर दो, 36। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है आपके माइंड में होना चाहिए। और 45 में जब 36 को जोड़ेंगे, सबके माइंड में हो रहा है ना एडिशन, तो पहले दहाई को जोड़िए, 40 में 30 जोड़िए 70, और इकाई में 6 में 5 को जोड़िए 11, योगफल 81 आया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि कठिन नहीं, क्यों? जब हम इसको क्लास में पढ़ते तो वैदिक मैथ में भी साइकिल रूल में हम काउंट करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें मैथ्स में आपको जाननी पड़ेंगी, यानी जिसको हम ट्रिक्स कहते हैं। जो ट्रिक आपके पास होगी, स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, तो इसीलिए हम कहते हैं मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट तो है ही, साथ वो एक प्रकार की ब्रेन की एक्सरसाइज भी आपकी, कि मैथ्स यदि आपका अच्छा होता जाएगा तो दिस इज अ मेमोरी एक्सरसाइज। एम का मतलब ये मानसिक एक प्रकार का अभ्यास है, और कोशिश करनी 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आपको मेंटल कैलकुलेशन पे वर्क करना है। दूसरा मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है एक्यूरेसी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम, जब आप वनडे एग्जाम क्यों नहीं देते, बैंकिंग एसएससी में रुझान क्यों है यहाँ के विद्यार्थियों का? ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर में एक्यूरेसी यानी बहुत कोशिश करनी है, पेन वर्क कम करना है, कम से कम पेन चलानी है। और ये कब संभव होगा? जब हम कैलकुलेशन माइंड में करें। तो बेसिक एडिशन, बेसिक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये माइंड में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अब टी का मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एग्जांपल आप देखोगे रेलवे का एग्जाम या जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है वो स्पीड टेस्ट में समय प्रबंधन बड़ा जरूरी है। इवन सीजीपीएससी का प्री भी कह लीजिए आप, भाई कई बार सी सेट जब टफ लेवल पे आता है, इस बार का ठीक था पेपर, लेकिन जैसे आप 2021 का प्री देखिए, 2020 का सी सेट उठाइए, तब आप उसका लेवल समझ में आएगा। और सीजीपीएससी कभी भी उस लेवल पे पहुंच जाता है, यानी फिक्स नहीं है कि कभी पेपर मॉडरेट आएगा, कभी आपको एसएससी टीयर 1 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एच का मतलब ये हार्ड वर्किंग मांगता है, आपको नियमित अभ्यास करना है, कठिन अभ्यास करना है।
क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम में जाइए पोस्ट लिमिटेड होती हैं, देने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, और आपको चयनित होकर जब आना है तो चयन के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों को फॉलो करना जरूरी है। तो मेहनत तो करनी है प्रतिदिन, और जब लगातार आप मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। अब हो सकता है आप व्यापम की तैयारी करते हुए सीजीपीएससी में सफल हो जाए, सीजीपीएससी की तैयारी करते हुए व्यापम में सफल हो जाएं, एसएससी में सफल हो जाए, बैंकिंग में सफल हो जाए। और फर्स्ट प्रायोरिटी पोस्ट होती है कि यदि आपके पास कोई एक पोस्ट आ जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, आप एग्जाम मजाक मजाक में देने जाओगे, क्वालिफाई हो जाएगा। मामला समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैथ्स का जो लेवल है वो अचानक से इंक्रीज नहीं होगा, और क्लास में हम बात भी करते हैं कि जो बेसिक मैथ्स है उसमें हम पहले वर्क करेंगे, तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लेकिन कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा टेबल, अब टेबल तो याद करनी पड़ेगी, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्यूब याद करने पड़ेंगे, और जब वो हैबिट में आ जाएंगे तो नंबर देखकर आप उससे बहुत सी चीजें कोरिलेट कर पाएंगे। यानी मैथ्स में ये भी फायदा है कि जब आपको कोई चीजें याद हो जाएंगी तो आपको बजट भारत का जल्दी याद होगा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जल्दी याद होगा, वो भी बेनिफिट है। नहीं, आपकी मैथमेटिकल अप्रोच अच्छी होगी तो उसका बेनिफिट, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको आप जल्दी क्वालिफाई कर पाओगे, जल्दी सॉल्व कर पाओगे। जैसे इस बार का भारत का बजट, उसमें मुख्य रूप से देखिए 4 सेक्टर पे बात हुई, तो उसमें एमएसएमई सेक्टर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। भाई एमएसएमई सेक्टर में जैसे मिड, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसमें उन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित किया, और उसमें लगभग उन्होंने जो ग्रोथ रेट निर्धारित की नई इंडेक्स में, उसमें 2.5 गुना की वृद्धि की। तो कई बार कुछ आंकड़े जब आप पढ़ोगे और आपका मैथ्स अच्छा होगा तो डेटा जल्दी याद होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इन खंडों में जब हम पढ़ेंगे मैथ्स, साथ ही साथ मैथ्स के साथ साथ आपको दिख रहा है रीजनिंग, कि मैथ्स के सारे टॉपिक्स हम करेंगे, और मैथ्स के साथ हम ये भी कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यानी प्रतिदिन रूटीन में रहना चाहिए। जैसे आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा, जैसे अभी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी देखिए, यूपीएससी या आपके सीजीपीएससी में बेसिक लेवल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे। नंबर सिस्टम इस बार भी आया। अब नंबर सिस्टम जब अच्छा हो जाएगा तो अर्थमेटिक मीन है, परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। तो ये जो बेसिक मैथ्स यदि स्ट्रांग होगा तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ भी मिलेगा, कि आपके जो परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, इन खंडों पे बहुत जरूरी है कि पहले क्या अच्छा होना चाहिए, मैथ्स का बेसिक होना जरूरी है। अब साथ ही साथ अब चूंकि कई बार क्या होता है कि व्यापम में, सीजीपीएससी में तो उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। जैसे मेंस के सिलेबस में पहले ज्योमेट्री थी, मेंसुरेशन था, अभी सिलेबस से उन्होंने इस चीज को हटा दिया। लेकिन कभी कभी यहां से एक आध क्वेश्चन प्री में भी पूछ लेता है। जैसे क्या पूछ लेता है, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इस पर क्या प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी मुख्य रूप से जैसे व्यापम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो देखो पॉलीगॉन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप क्लासीफाई करेंगे तो यहां से आपको एक आध खंड का क्वेश्चन मिलेगा जो व्यापम भी लगातार पूछे। जैसे पॉलीगॉन्स पे बहुभुजों के कोणों पे पूछता है, अंतः कोणों के योग पे पूछता है। साथ ही साथ क्षेत्रमिति, ये भले मेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेबस में छिपी हुई है। और क्षेत्रमिति को अच्छा करने का तरीका क्या है कि पहले बेसिक सम समझें, 2 डायमेंशनल आकृतियां कौन सी हैं, और 2 डायमेंशनल में एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैथ्स में कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे तो उस केस में 2D जब बनने लगे तो 3D भी बनेगा, कि द्विविमीय आकृतियां भी बनेंगी और त्रिविमीय आकृतियां भी बनेंगी। लेकिन वहां पे कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूलों को क्रैमिंग नहीं करना है। मैथ्स में क्या दिक्कत होती है, हम फॉर्मूले को रटते हैं। पहले समझना है। ये चीजों को जब आप समझ जाते हो, जैसे एग्जांपल हम कहते हैं सिलेंडर, बेलन, और कहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है बेलन का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको समझिए पहले कि ये जो शेडेड पोर्शन एरिया है ये क्या है, पहले वक्र पृष्ठ यानी क्या होता है ये समझना जरूरी है। और जब हम यहीं पे कहते हैं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता है नीचे जो हिस्सा बना और जो ऊपर बना ये क्या बना, सर्कल। और इस सर्कल का एरिया यदि हमें निकालना आता है तो इस सर्कल का एरिया भी वही होगा।
और दोनों सर्कल के एरिया जब इसके लैटरल सरफेस एरिया में हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। जब आपसे कोई कहता है इसके अंदर कितना पानी भरा जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपको ही पता है जब इस प्रकार का कोई गिलास हो, कोई बॉटल हो, यदि उसके अंदर पानी भर रहे तो सबसे पहले पानी कहाँ भराएगा, इस हिस्से में। यानी पाई आर स्क्वायर को उसने कवर किया, कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगा, जितनी उसकी ऊंचाई है, दिस इज द वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, लेकिन हम जब मैथ्स पढ़ते हैं उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। मैं मैथ्स पढ़ने की ढेर सारी अप्रोच होती है, लगभग 12 तरीके होते हैं मैथ्स पढ़ने के, पढ़ाने के। एनालिटिकल अप्रोच, सिंथेसिस अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कि हम प्रश्नों को देखें और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें। और उसमें जो बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स हैं कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए, उसमें वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर हमने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा वैदिक मैथ्स, तो अब पढ़ेंगे। वैदिक मैथ्स में एक्चुअल फॉर्मूलाज हैं और वो एक मेंस के सिलेबस में भी है। मुख्य परीक्षा में कम से कम 4 अंकों पर 8 अंकों में प्रश्न पूछता है, तो वहां तो पढ़ना ही है, मेंस यदि देना है, क्वालिफाई करना है, पोस्ट लेनी है। लेकिन ये बहुत जरूरी कि यदि आप कोई वनडे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम क्रैक करता है उसमें कॉमन चीजें क्या दिखेंगी, कैलकुलेशन उसका बहुत फास्ट होगा। और कैलकुलेशन को फास्ट करने का क्या तरीका है, हमको प्रतिदिन उस पर मेहनत करनी है। तो प्रतिदिन मेहनत का मतलब समझ रहे हैं कि क्लासरूम के साथ हमको पढ़ना ही है, क्लास में जो पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, और हमें बेसिक कैलकुलेशन पे ज़्यादा वर्क करना है। और एक आपको डायरी मेंटेन करनी है, नोट्स मेंटेन करना है, जिसमें ये बात आप ध्यान रखिए कि मैथ्स में कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। पहली बात, जैसे मैथ्स में कई बार आपको पता ही नहीं होता आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल के तुम करें कि आपके पास कोई संख्या है, इसका वर्गमूल निकालने को आ गया, मान लीजिए स्क्वायर रूट आया, और एग्जाम में हमारे पास सेकंड का समय होता है। यदि पेपर क्वालिफाई करना है, जब आप समय को समझेंगे तो ऐसे प्रश्नों को देखते साथ हमसे बनना चाहिए। अब ठीक है, आपको सर फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड कर सकते हैं, भाई विद्यार्थी कर सकता है, लेकिन बहुत जरूरी कि हमको डिवीजन मेथड आना चाहिए, भाग विधि होती है, और फिर इसको बनाने के लिए वैदिक मैथ्स का भी मेथड होता है। तो ये मेथड आप सीख जाते हैं तो उसके इसमें बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दी गई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन आता है आपके पास कैलकुलेशन का, ठीक है, जैसे एग्जांपल माइंड में कीजिएगा कैलकुलेट आप लोग कि 1/2 डेसिमल में आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, पता है कि ये आधा है, आधे का मतलब क्या होता है। कहीं पे क्वेश्चन आया 1/2, अब 1 में प्लस कर दे रहे हैं हम, ठीक है, 325, नीचे हमने कहा 650, यानी मान लो क्वेश्चन है 326/652, और पूछा कि 326/652 को हल करने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो माइंड में दिमाग लगाइए, 300 का डबल कितना होता है, 600, 26 का डबल 52, यानी जब आप सिंप्लीफाई करो दिस इज ऑल्सो 1/2, भाई 1/2 ही है ना, इसका मतलब इसको देखो आपने जल्दी बता दिया। लेकिन जब वही प्रश्न 326/652 आया तो समय लग रहा है, आपको 652 से डिवाइड करेंगे, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यही भिन्न मिला आपको कि 325/650, इसमें ऐड कर दे 5, इसमें ऐड कर दे 10, कितना बना ऊपर 330, नीचे क्या बना, तो भी रिजल्ट क्या आया 1/2, इट इज 0.5। अच्छा, इसी केस में आपसे कहा जाए 325 - 5, 650 -5 -10, कितना आया, अगेन 1/2 इज 0.5। तो बेसिक फंडामेंटल चीजों को जब हम समझेंगे कि यदि अनुपात का गुणधर्म हमें समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़े बड़े भिन्नों पे देता है, बड़े फ्रैक्शन पे देता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी जब हमारी अच्छी होगी, भिन्न समझ में आएगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और उस पर जो ऑपरेशंस होते हैं, तो डिवीजन भी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो थोड़ी मैथड सीखेंगे हम क्लास में। तो शुरुआत में हम जब बात करेंगे तो बेसिक से ही शुरू करेंगे, इवन हम जोड़ना घटाना भी क्लास में सिखाएंगे आपको।
भाई कई बार होता है कि आपको ये लगता है कि बगल वाले को कैसे बताएं, जोड़ना नहीं आ रहा दशमलव का, बगल वाले को पता चल जाएगा दशमलव में घटाना नहीं आ रहा है, तो कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है भाई। जैसे छत्तीसगढ़ के बच्चे बीच में हमारा साउथ में जाना हुआ था, बैंगलोर में पढ़ाने गए थे, तो वहाँ के बच्चे भी ऐसे ही है जैसे यहाँ के बच्चे हैं, ठीक है। तो मैथ्स जब छूट जाता है तो बेसिक चीज़ों में दिक्कत आती है, लेकिन बेहतर आपको क्या करना है, जो चीज़ें नहीं आती उसको जल्दी से ढूंढना है क्या क्या नहीं आता, और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सेलेक्ट कैसे होंगे। भाई किसी भी एग्जाम का जो रास्ता हो मैथ्स से होकर गुजरेगा, रेयर कुछ एग्जाम को छोड़ दीजिए तो। और मैथ्स अच्छा इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्किल का सीधा संबंध किससे है, मैथ्स से। क्योंकि आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो वहां भी प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। भाई बजट आएगा आपके पास, योजनाओं का आंकड़ा आएगा, डेटा आएगा, किसी न किसी विभाग के प्रमुख रहोगे, सहयोगी रहोगे। भाई कलेक्टर जी के सहयोगी भी बनोगे तो आप ही ऊपर सौंपेंगे दायित्व कि इस योजना का आप संचालन आप कीजिए। अब योजना का मतलब जहां भी आएगा फंडिंग सिस्टम, फंड का सीधा संबंध किससे है, आय और व्यय से। अब उसके लिए मैथ्स, केवल इसलिए मैथ्स जरूरी नहीं कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में आता है, प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद भी इसकी उपयोगिता डेली लाइफ में है। सीधा संबंध डिसीजन मेकिंग स्किल से है, तार्किक योग्यता, और प्रशासनिक अधिकारी की तार्किक योग्यता अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर उसका क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके एक निर्णय से पूरी जनता प्रभावित होने वाली है, ठीक है। फिर साथ में लैंग्वेज की है कमांड, तो इसी सेट में हम लैंग्वेज भी देखते हैं, भाषा। तो छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश। भाई हम जिस राज्य में हैं आपको पता है मुख्य रूप से यहाँ की दो भाषाएं चलती हैं, भाई हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी भी हमें आनी चाहिए बेसिक कम्युनिकेशन लेवल पर, क्योंकि आप जहाँ भी वर्क सीजीपीएससी में सेलेक्ट होते हैं व्यापम में, क्षेत्र क्या होगा आपको कार्य करने का, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, शहर का ऑफिस। तो छत्तीसगढ़ी यदि समझ में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो छत्तीसगढ़ी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती थोड़ी थोड़ी सीखनी है, बेसिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई मेंस में कितने अंकों का छत्तीसगढ़ी, 50। हिंदी कितने अंकों का है। तो लैंग्वेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें भी प्रतिदिन आपको वर्क करना है। फिर बाकी जितने भी मैथ्स में डाउट आते हैं हम क्लास में सॉल्व करते हुए उसको बताएंगे आपको। पर डे होमवर्क रहेगा, होमवर्क करने की आदत डालिए, क्लास वर्क करने की आदत डालिए। और मैथ्स से संबंधित कुछ समस्याएं होती है उससे हमने ग्रुप भी बना के रखा है कि कोई आपको डाउट आता है उस ग्रुप में डालिए, आप भी जुड़े हुए रहेंगे उसमें, जिसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कोई पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट है कि हैबिट में मैथ्स को लाना है। कुछ प्ले स्टोर में गेम्स भी हैं, जैसे आप खाली समय मनोरंजन करना चाहते हो तो हम बताते हैं क्लास में, ऐसा गेम खेलिए जिससे फायदा हो आपका, ठीक है। तो चेस एक अच्छा गेम है कि मेमोरी एक्सरसाइज करनी है, तो शतरंज आप खेल सकते हैं। नहीं आता तो सीखना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा होगा, लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ प्ले गेम्स है जो क्विक मैथ, जहां माइंड में आप कैलकुलेशन कीजिए, तो ऐसे कुछ गेम्स आप खेल सकते हैं जिससे मनोरंजन भी हो, साथ साथ क्या बेनिफिट हो रहा है, ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हो। और सीजीपीएससी वनडे एग्जाम में जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज जरूरी है, जैसे मेडिटेशन हम कहते हैं ब्रेन एक्सरसाइज है, ठीक इसी प्रकार मैथ्स यदि आप बनाते हैं प्रतिदिन तो भी एक प्रकार की ब्रेन एक्सरसाइज ही है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे का आपको सर बताएंगे जिसमें जीएस की तैयारी हम कैसे करेंगे, और फिर कौन कौन से हमारे यहाँ टेस्ट आयोजित होते हैं, तो व्यापम पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं सर को बुलाऊंगा। थैंक यू। आवाज़ आ रही है ठीक? थोड़ा अचानक आवाज़ बढ़ने से मैं ही डर गया। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैथ्स के बारे में सर ने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताया। मैं आपके साथ इंडियन जीएस यानी भारत का सामान्य जो ज्ञान है उसके साथ और छत्तीसगढ़ जीएस के साथ मैं जुड़ूंगा। इंडियन जीएस में बेसिकली जो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं विषय पर बात करता हूँ, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं या आपके जो डाउट रहेंगे उस पर मैं चर्चा करूँगा। जब हम इंडियन जीएस में जाते हैं तो हमको अलग अलग सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया आपका,
इसके अंतर्गत अब इतने कम समय में इन सब के बारे में डिटेल तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं ये समय थोड़े से मतलब ये विषय अपने आप में कैसे हैं, ज़्यादा कंटेंट वाले हैं। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है। ये सेगमेंट जनरली हम कह सकते हैं जैसे विविध के अंतर्गत आ सकता है, और हम कह सकते हैं करेंट अफेयर्स। ये सभी के सभी हम इंडियन जीएस में स्टडी करते हैं। जैसे ही आप इसको देखते हैं, सिमिलरली आप कहेंगे हम इसको छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव भी स्टडी करते हैं। तो सबसे इन विषयों में सबसे खास बात क्या है, जैसे भारत के संविधान को यदि हम ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम छत्तीसगढ़ का पंचायती राज या नगरीय निकाय को भी पैरेलली हम देख सकते हैं। जैसे संविधान पढ़ने की सबसे अच्छी जो पद्धति होती है वो पद्धति ये है कि संविधान कुछ नया विषय नहीं है, ये केवल आपका अधिकार है। तो आप अपने आप को राष्ट्रपति पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि कल मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं तो मुझे क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। सरपंच का पढ़ें तो आप अपने आप को एज अ सरपंच महसूस करके पढ़ें तो क्राइटेरिया क्या रहेगा। यदि आप उस विषय को रटने का प्रयास करेंगे तो वो विषय आपसे दूर जाएगा। और यदि आप ये समझे कि कल के दिन मुझे इसकी आवश्यकता पड़ जाए कि मूल अधिकार क्या हो सकते हैं, ठीक है, या नीति निर्देशक तत्व क्या हो सकते हैं, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो विषय पढ़ने की रुचि आपकी बढ़ जाएगी। बस उसमें एक बस खाली चुनौती रहता है, वो है आर्टिकल, और दूसरा है हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज में जो हम धाराएं हम पढ़ते हैं। बस उसके अलावा बाकी सभी का सभी आपको समझने की चीज़ें हैं। तो कई बार ना हम मन में सोच कर बैठे रहते हैं कि पेपर हार्ड है। अगर मान लीजिए आपके व्यापम में साधारणतः 7 क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, या प्रीलिम्स में कहता हूँ 12 क्वेश्चन आ रहा है उदाहरण के तौर पर, तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही आर्टिकल या धारा के होते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंडीशनल होते हैं। तो हम कई बार धाराओं को लेकर या अनुच्छेद को लेकर डर जाते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ी थोड़े अभ्यास से तैयारी अच्छी पुष्ट हो जाती है। यानी आप धाराओं को, आर्टिकल को लिख लें और थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करने की कोशिश करें। और जब आप कोई फैक्ट पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, तो उसके साथ ही अनुच्छेद या धारा को पढ़ने का प्रयास करें, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसा कि इंडियन हिस्ट्री को लेकर सर ने बताया, वो बहुत सुपर आइडिया है। आप अपने स्तर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोड बना पाए, क्लास में तो बहुत से कोड पर हम चर्चा करेंगे, ट्रिक बना पाए या परिस्थितियों को अपने आसपास की घटनाओं के साथ जोड़ पाए, तो उस हिसाब से इंडियन हिस्ट्री आपका क्या होगा, काफ़ी बेहतर होगा। साइंस बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है, रटने का इसमें कुछ रहता नहीं है। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डाटा और थोड़ा देश के परिस्थितियों के ऊपर विषय रहता है, और छत्तीसगढ़ में इनके बारे में तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कुछ ये जो हम देख रहे थे, जो लास्ट स्लाइड था हमारा यहाँ पर, इसको लेकर आप सबके मन में एक क्वेश्चन बार बार बन रहा था कि जैसे मान के चलिए व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी किया, तो व्यापम के कैलेंडर में अगर हम नॉन टेक्निकल देखते थे तो हमको 2 ही वैकेंसी मिल रहा था। एक अमीन पटवारी दिसंबर में, और एक एडीओ का एग्जाम हमको देखने के लिए मिल रहा था जून के मिड में, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि एक हमको जानकारी मिल रही है जिसमें हम कह सकते हैं एक्साइज कांस्टेबल। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कैलेंडर आया है बस उसी पोस्ट को मानकर आप न चलें, व्यापम के बीच बीच में अलग अलग वैकेंसी भी आती रहेगी। कई बार क्या होता है ना, हमको जो दिखता है उसी को मानकर हम थोड़े शिथिल पड़ जाते हैं, यानी थोड़े हमारी तैयारी धीमी पड़ जाती है। तो आप मानकर चलिए, अगर आप तैयारी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद पढ़ रहे हैं, यानी आप कंपटीशन से बाहर हैं, क्योंकि व्यापम उतना समय देगा ही नहीं देगा। आज का कंपटीशन का स्तर ये है कि आप निरंतर थोड़े थोड़े अभ्यास से पढ़ते रहेंगे, तभी आप कंपटीशन में रहेंगे और तभी आपका पोस्ट निकलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट आने के बाद तैयारी करते हैं, यानी आप तो वैसे ही पिछड़ चुके हैं। तो आप इस अवधारणा से बाहर निकल जाएं कि पोस्ट कम है या पोस्ट कम आएगा, और ये ना सोचें कि आपको इसी पोस्ट में जाना है। जो आपको अवसर मिले आप उसको कम से कम ग्रैब कीजिए, यदि आपकी परिस्थिति उस अनुकूल है तो। यदि आपके पास समय है तो आप अपने डिजायर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी व्यापम में लगातार आएगी। जैसे अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, एडीओ की परीक्षा और एक्साइज कांस्टेबल, 3 पोस्ट हमको कॉमन दिख रहे हैं जिसमें पैरेलली तैयारी की जा सकती है। इनके सिलेबस भी बहुत ज़्यादा क्या है, ऑलमोस्ट एकदम कॉमन है, ठीक है। आप लोग भेज सकते हैं चीट, आपके जो डाउट होंगे, क्योंकि चर्चाएं तो काफ़ी कुछ हो भी चुकी हैं, तो मैं चर्चाएं करते रहूँगा, लेकिन आपके जो सीट रहेंगे उनको लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
देखिए मैथ्स में हमने चर्चा कर लिया। ये सुविधाएं आप जानते हैं कि डीआईए के अलग अलग स्थानों पर जो है ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, जिसमें हम कर सकते हैं अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, रायपुर और भिलाई के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग टेस्ट सीरीज, चाहे हम कर सकते हैं पीएससी प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, ठीक है, ये सब टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होता है वो राज्य स्तरीय है, यानी हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सभी जगहों पर ये चीज़ें चलती हैं। आपका क्वेश्चन है 6 घंटे की जॉब के साथ एसएससी का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे मैनेज करें मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सर को हैंड ओवर करूंगा, मैथ्स के क्वेश्चन को मैं अलग रख लेता हूं। अच्छा, हमारे साथ सर उपस्थित हैं तो वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक के लिए, यानी आप कह रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए कैसे तैयारी करें, सिलेबस कैसे चेंज होगा। देखिए दरअसल ये ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है व्यापम को लेकर। वो लिखते हैं कि 10वीं स्तर का साइंस, लेकिन जो साइंस का क्वेश्चन रहता है वो दूर दूर से 10वीं स्तर से मैच नहीं करता। आप प्रयोगशाला के लिए मान के चलिए कि आपको एनसीईआरटी 11-12 का साइंस पढ़ना पड़ेगा। आप पहले से उसकी विचारधारा बना लें, लेकिन पढ़ना कैसे है। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारे मन में ना मोटी किताब आ जाती है, क्योंकि हम बात करते हैं 11वीं-12वीं का केमिस्ट्री मान लीजिए 1200 पेज का है, फिजिक्स 700 पेज का है, ऐसे ही हम सोचते हैं। हमको टू द सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बस उसका कंटेंट का डेप्थनेस हमको बढ़ाना है, हमको ज़्यादा डिटेल में कंटेंट को डील करना है। यानी हम क्या करें कि कंटेंट, देखिए किसी एग्जाम का आपको 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप जब पढ़ते हैं कि मुगल वंश की जब स्थापना होती है हमारे भारत में, तो मुगल वंश की स्थापना के समय बाबर के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन अच्छी रणनीति के चलते वो मुगल वंश को स्थापित कर पाया भारत में। वैसे ही आपकी यदि रणनीति अच्छी है तो कम समय में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो रणनीति सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ मायने रखती है, और रणनीति में आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या है, आपके पास समय कितना है, आप उस समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका वीक जोन क्या है। जो स्ट्रांग है उसी को ही बार बार पढ़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपकी जो कमजोरियां हैं अगर आपको पता है और आप बार बार उसी की तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी बेहतर स्तर पर चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो लैब असिस्टेंट के लिए आप 11-12 के साइंस को आप प्रीफर कीजिए, काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए जो लैब असिस्टेंट के हुए हैं, वो उतना पर्याप्त रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज पर हम चर्चा कर ही रहे थे। मैं आपको बैच के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कल से आप लोग का व्यापम का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग सुबह 7 से 11 का है, जिसमें पहली क्लास मैथ 6:30 से सर बता रहे टाइमिंग 6:30 से 11, 6:30 से 11 के समथिंग है, जिसमें पहला क्लास मैथ्स का रहेगा और दूसरा क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया का आधुनिक इतिहास से संबंधित होगा, ठीक है। तो मैं एक बार सर को बुलाता हूं, ये आपको एसएससी और इसके विषय में जानकारी देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। आइए। 6 आवर की जॉब के साथ एसएससी की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें, खासकर मैथ्स और रीजनिंग। तो हमने पहले बताया मैथ्स के लिए कुछ बेसिक पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और चूंकि आप जॉब में हैं तो किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करके गए होंगे, या हो सकता है प्राइवेट जॉब हो, तो जॉब के साथ बैलेंस करना है, टाइम को मैनेज करना। महत्वपूर्ण जो समस्या आएगी समय का प्रबंधन। और कई बार होता है एक दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, एक दिन हमने पढ़ा 3 दिन हमने गैप किया। तो कोशिश करनी है आप 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए। भाई 6 घंटे के साथ तो निकाल सकते हैं ना। भाई जैसे बहुत से केस में आपने ये थ्योरी भी पढ़ी होगी कि इस केस में हमारे पास जो प्रतिदिन जो समय है उसे 3 स्लॉट में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जो जॉब वाले हो गए उनका ये एक चला गया जॉब में, यानी 6 घंटे वो प्लस आना जाना मनोरंजन, ये स्लीपिंग आवर्स हुए, तो भी प्रोडक्टिव आपके पास कितने आवर बच रहे हैं, 8 आवर। इसमें से शुरुआत में आप 90 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं ना। 90 मिनट मीन्स 1.5 आवर,
1.5 घंटे का समय निकालिए कि शुरुआत में आप जो शुरुआत कीजिए कभी भी क्लासरूम के साथ सेल्फ आप कितना पढ़ते हैं। क्लासरूम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए प्रारंभिक स्तर पे आप 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए अपने लिए। यदि ये हो पा रहा है तो जो जॉब वाले हैं उनको मैक्सिमम ये जो 8 आवर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना है, और जॉब वाले अच्छे से यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है CGPSC में जो सेलेक्ट होते हैं विद्यार्थी, उसमें 50 to 60% वो विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। DSP भी तैयारी करता है DC बनने के लिए, अकाउंट ऑफिसर भी तैयारी कर रहे हैं DC बनने के लिए, भाई DC की तो पोस्ट ही लिमिटेड है। ठीक उसी प्रकार यदि जॉब नहीं और वहाँ दूसरे विद्यार्थी जो अभी किसी भी जॉब में नहीं हैं, तो उनके पास देखिए ये 8 घंटे मान लीजिए स्लीपिंग आवर्स, तो उनके पास ये दूसरा समय पूरा बचता है। तो वो कोशिश कीजिए इस 16 घंटे को भाई 2-2 घंटे के आवर्स में बांट लीजिए। भाई शुरुआत में नहीं होगा, एक साथ 6 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले हमने कहा 1 घंटे से शुरुआत की जा सकती है, 1 आवर मिनिमम, 2 आवर, और फिर इसको इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पेपर एनालिसिस बड़ा जरूरी, जैसे ADO देना है आपको, तो छत्तीसगढ़ में ADO कितने बार हुए देख लीजिए। पैरेलल राज्य MP है मध्य प्रदेश, उसका भी पेपर नेट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। यूपी में हुआ है। तो जो पंचायती राज के प्रश्न होंगे वो उसमें कॉमन चीजें मिलेंगी आपको, तो इससे आपका एक विजन बढ़ेगा कि हाँ ये दूसरे राज्य में पूछा तो हमारे यहाँ क्या पूछेगा। ठीक उसी प्रकार जब प्री की तैयारी आप करते हैं तो हम क्लास में बताते हैं कि हमारे जो पड़ोसी, जैसे पेपर 7 आया हमारे यहाँ मेंस में, मध्य प्रदेश में था पहले, और वहाँ के भी क्वेश्चन आप देखिए कि वहाँ का पेपर 7 में जो टॉपिक्स हैं सिलेबस सेम है। तो आसपास के जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ पे CGPSC के अलावा वहाँ भी स्टेट PCS होते हैं, उनके भी पेपर्स आप, जैसे घटना चक्र मैगजीन आती है और ऐसे बहुत से नेशनल पब्लिकेशन हैं जिसमें पेपर्स मिलते हैं आपको UPSC के, सिविल सर्विसेज के। तो जो एग्जाम आप देने वाले हैं कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर आपको तैयार करने हैं, खास करके SSC के लिए। तो वहाँ Tier 1 भी होगा, Tier 2 भी, कि उसमें भी अच्छी पोस्ट आती है। भाई क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट वहाँ भी मिलेगी, सांख्यिकी अधिकारी की मिलेगी। ठीक है, तो प्रीवियस 5 साल के पेपर तैयार करने हैं आपको। और फिर SSC, चूंकि यहाँ पे इनका मुख्य प्रश्न था, तो SSC के साथ रेलवे की भी कुछ अच्छी पोस्ट आती है। बैंकिंग है, बैंकिंग PO, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है SBI PO की। तो आपको जब ये समझ में, और कई बार क्या होता है चीजें बहुत देर से समझ में आती है, और यहाँ पे एज लिमिटेशन रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, SSC का एग्जाम हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, विशेषकर वो एज पे बात करता है। और जब तक आपका यदि वहाँ रुझान नहीं जाता और आपको लगता है कि अब हमें उस लेवल के हो गए कि अभी SSC दें या बैंकिंग दे, तब तक कई बार पता है कुछ एग्जाम ओवर हो जाती है, एज ओवर हो जाती है। तो बहुत जरूर ध्यान रखिए कि CGPSC की तैयारी तो कीजिए, व्यापम भी कीजिए, लेकिन समस्या ये देखिए, समझिए CGPSC विद्यार्थी प्री देता है Feb में, और यदि वो सोचेगा कि मैं अगले बार फिर CGPSC दूंगा, तो अपने यहाँ फरवरी को एग्जाम होता है, फरवरी मंथ में। तो जैसे इस बार किसी कारणवश किसी का प्री नहीं हो पाया, अब वो सोचता है मैं सिर्फ प्री दूंगा, तो वो कितने साल वेट करता है? पूरे 12 महीने। अब 12 महीने जब वो वेट कर रहा है, तो इस बीच में क्या करता है भाई, जब आपके पास कोई टारगेट होता है तो आप तैयारी करो। जैसे टेस्ट देना कल आपको पता है, तो आप आज प्रिपरेशन करते हो। तो चूंकि इस विद्यार्थी के पास टारगेट ही नहीं है, उसने सोचा अब अगला प्री देखूंगा सीधा, तो फिर कब जागेगा? जब नोटिफिकेशन आता है नवंबर में। बाकी के 8 महीने वो क्या कर रहा है? कोई तैयारी नहीं। तो इस बीच में आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए वनडे एग्जाम्स दीजिए। इवैल्यूएशन करना तो जरूरी है ना, और कल से हम आज बेहतर होते जाए। प्रतियोगी परीक्षा को निकालने का एक ध्येय रखिए, कल मेरी जो तैयारी थी उससे आज अच्छी होनी चाहिए। भाई असफलता तो मिलेगी आपको प्रारंभिक स्तर पे, कॉमन चीज है। कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है तो असफलता के उस पड़ाव से होकर ही गुजरा है। तो जैसे हम कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती होती है, उसको स्वीकार कीजिए। और आप में क्या कमी है उसको आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना जरूरी है। और ये अभी से जिद बना करिए, जब तक सफल नहीं होऊंगा मैं लगे रहूंगा। और जब आप लगे रहने की आदत होगी तो किसी न किसी पड़ाव पे आप सफल जरूर होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन होना, हार्ड वर्क जरूरी है, और अपने प्रति ईमानदारी। अपने प्रति ईमानदारी मतलब समझ रहे हैं कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, 4 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर 1 दिन पढ़ रहा हूँ, 4 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या होगा मामला? मैथ्स तो इस मेथड से नहीं पढ़ा जा सकता। मैथ्स रीजनिंग के लिए ऐसा जरूर,
भाई जीएस भी ऐसा नहीं पढ़ सकते आप। तो नियमित आप भले 1 घंटा पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। बीच में भी कोई गैप आया, चलिए सैटरडे संडे आपको वीकेंड एंजॉय करना है, कर सकते हो, लेकिन जब हफ्ते के 5 दिन आपने ईमानदारी से पढ़े तो वीकेंड एंजॉय कीजिए। तो बहुत जरूरी है आप लगातार मेहनत करने की आदत डालें और हार्ड वर्किंग की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चुनौतियां होंगी सबके सामने, संघर्ष आएगा, और जिसका जितना कठिन संघर्ष होगा उसका परिणाम उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। आबकारी आरक्षक का कोर्स और क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो अभी जो मॉर्निंग का शेड्यूल हमारा बनेगा उसमें बता देंगे आपको, ठीक है, कि इसमें जो सिलेबस है भाई मैथ्स के लिए तो देखिए कॉमन चीजें ही हैं। जैसे व्यापम जो पूछता है, देखिए हमने बात की जो टॉपिक्स हैं 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। जैसे अभी एडीआई का सिलेबस है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी आया है, असिस्टेंट डायरेक्टर में भी क्या है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, वहाँ लेवल थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? असिस्टेंट डायरेक्टर के मामले में क्या है, वो पोस्ट है जो डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम देके आप बनते हैं, प्री और मेंस। तो वहां पे जो कठिनाई का स्तर होगा वो ज्यादा होगा। और मैथ्स को लेकर ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अलग अलग लेवल्स होंगे, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, क्लर्क में, पीओ में। हाँ, फंडामेंटल सबका सेम है, बेसिक पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर जब यहाँ पे हम बात करें तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और फिर आपको कोशिश करनी कि जब हमारा मैथ्स अच्छा होता जाएगा तो जो टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं, टॉप लेवल का मतलब बैंकिंग पीओ का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, अब यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं लगभग इस लेवल को टच करते हैं, लेवल 2, लेवल 3, और सीजीपीएससी इस लेवल पे आ चुका है। मेंस में भी इवन कुछ क्वेश्चन आए जो लेवल 2, लेवल 3 को टच करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच वाले प्रश्न हुए, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हुए, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हुए। तो अल्टीमेट मैथ्स में जाने का रास्ता तो यही है। पहले क्या इंप्रूव करना है, बेसिक के बाद टॉपिक्स सिलेबस देखना है। भाई व्यापम का लेवल जो है वो लगभग इस लेवल पे अभी सीजी में, एसएससी का जो लेवल है वो इस लेवल पे है, सीजीपीएससी हम कह रहे हैं इस लेवल पे आ चुका है। बैंकिंग पीओ का लेवल एक स्टेज थोड़ा सा और ऊपर है, या आरबीआई का जो एग्जाम्स हैं उसका एक लेवल थोड़ा सा ऊपर का, मतलब वहां पर कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा सीजीपीएससी ने मेंस में भी पूछा है। तो बेनिफिट ये होगा कि जब आप मैथ्स पढ़ें तो स्टेप बाय स्टेप देखो ना, यहाँ पर जो पेपर आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस 5 ईयर के पेपर देखना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक और बात महत्वपूर्ण सर ने आपको बताई, करेक्शन करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का जब रिपीटेशन होता है, आपने कभी गलती की, अगले बार यदि एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है दोबारा आप वही गलती करते हो। ये कॉमन समस्या है विद्यार्थियों की। तो करेक्शन करना जरूरी है। कॉपी बनाइए, एक कॉपी मैथ्स की वो बनाइए जिसमें क्या क्या नहीं आता है। जब कोई चीज़ ना बने उसको डायरी में नोट करिए कि मेरे को स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है डिवीजन मेथड से, दशमलव अंकों के गुणा करने में दिक्कत आ रही है, दशमलव पे भाग देने में दिक्कत आ रही है। और फिर वो किसी भी क्लास में हो, क्लास 4th में, 5th में, 9th में, 10th में, तो मैथ्स का वो बेसिक वहां से आपको तैयार करना है। भाई कॉम्पिटिटिव बुक से तो मैथ्स पढ़ना है, आप डायरेक्ट मार्केट से बुक ले आते हैं, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, उससे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं उनको आइडेंटिफाई हम करें। तो इसके लिए 10th तक की जो सीजी की किताबें हैं वो भी अच्छी हैं, एनसीईआरटी भी बेस्ट है, और 10th की बुक अपने पास आप रखिए, चाहे 10th की एनसीईआरटी की रेफरेंस रखिए या सीजी बोर्ड की, ये बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेंस का लगभग आपका 70% सिलेबस इस बुक से कवर होता है, मैथ्स का जो खंड है। क्लियर है? तो बाकी क्लासरूम में आपसे जब इंटरेक्शन होगा तो हम डिटेल में और चर्चा करेंगे ही, ठीक है। और किसी का कोई डाउट होगा तो, कि डाउट तो हमें पता है खत्म नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन समस्या है कि अब समय में आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं, इतनी सारी वैकेंसी आई है एक साथ, उसकी तैयारी कैसे करें? तो फिर घूम फिर के मामला वही आ गया। भाई कॉमन चीजें हमने कही, मैथ्स कॉमन है, सीजी कॉमन है, और वो वहां आप जब जा रहे हो तो अपना मूल्यांकन करने जा रहे हो, इवेल्युएशन है, एग्जाम जो होता है। लेकिन इस बीच कोई पोस्ट आपकी लग जाती है, पोस्ट यदि आपकी लग गई, आपका एडीओ निकल गया, आपका आबकारी का एग्जाम निकल गया, एडीआई का एग्जाम निकल गया, तो उससे क्या फायदा होना है? मेंटल रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे कि मेरे पास अब एक प्लेटफॉर्म आ चुका है और यहां से मैं दूसरे प्लेटफॉर्म को अब जा सकता हूं।
तो मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। और इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि आपके लिए धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। युवा वर्ग में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है धैर्य की कमी। जब एग्जाम नहीं निकलता आप बोलते छोड़ो, इसको नहीं देते इसको देते हैं, इसको छोड़ो इसको देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन लगातार करना है और एक टारगेट सेट करते हुए चलना है कि आने वाले 3 महीने में, जैसे मुझे अब एडीओ देना है तो जून में यदि एडीओ होना है और यदि मैं मार्च से प्रिपरेशन उसकी शुरू कर रहा हूँ तो उसके स्टेजेस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं। तो पंचायती राज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ, ठीक है, तो इसीलिए देखो आपको प्री में भी क्वेश्चन मिले पंचायती राज से। करंट का वेटेज बढ़ाना है, डेली रूटीन में जो हो रहा है देश दुनिया में वो हमें पता करना है। और उसको जैसे सुनीता विलियम्स जी आई, अभी आई हैं, उनके साथ 2 लोग और आए, वो कौन थे पता होने चाहिए नाम, किस देश के थे, कब आई। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमको करते जाना है। यानी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार एक बार न्यूज़ पढ़ते हैं हम इंटरेस्ट के लिए कि क्या समाचार है। अब उसको पढ़ते साथ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस के पेपर्स से। तो सबसे पहले जिनको भी एडीओ देना है, आरक्षक का एग्जाम देना है, एडीआई देना है, प्रीवियस के पेपर अपने पास देखिए वहां से क्या क्या आया है। बाकी फिर क्लासरूम में जब हम चर्चा करें तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आए हैं। क्लास में क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे। भाई पीएससी के भी हम प्री और मेंस के क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। एडीओ के लिए बुक कौन सा लेना चाहिए? हमारे यहाँ की एडीओ की बुक आ गई सर, एडीओ की बुक है, मार्केट से कोई और अच्छी लगती है ना। सीजी में तो कॉमन खंड है आपके पास छत्तीसगढ़, तो सीजी वैसे भी जब आप पढ़ते हो तो हम क्लास में भी बताएंगे, सर तो बताएंगे आपको। मैपिंग मेथड से पढ़िए आप। मैपिंग मेथड मतलब हर टॉपिक का मैप बुक में बना है, उस मैप को आप भी ड्रॉ कर लीजिए। यदि आपने एक बार मानचित्र बनाया छत्तीसगढ़ का मैप और उसमें आपने नदियां फील कर ली, पहाड़ फील कर लिए, पठार, मिट्टियां, तो जो चीजें याद रहेंगी उनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद हों। और समय समय पे क्या करना जरूरी है? रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यार्थी रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से गलती करते कहां जाकर? एग्जाम में। तो क्लासरूम के साथ और हम डिटेल में बात करेंगे, मैथ्स जीएस के अलावा अन्य समस्याओं पे भी हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।